हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो आपको पता है बच्चों, हम लोग की बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। आप लोग मुझसे कितने दिन से कह रहे हो कि सर रिवीजन वीडियो, सर रिवीजन वीडियो। तो मैं सोचा इसीलिए आपके लिए एक रिवीजन वीडियो बना देते हैं, हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं। तो फिलहाल एक बार मैं आओ आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। उस हिसाब से आपको मैं रिवीजन वीडियो कराने जा रहा हूँ। देखो, इस रिवीजन वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है शुरू करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप समझ लो। ठीक है। देखो, हम लोग सबसे पहले बच्चों, व्हाट जस्ट हैपेंड मैन, क्या हो गया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घबराने का नहीं बच्चों, सब होगा। सब हो जाएगा और जरूर होगा। बिल्कुल लोड नहीं लेने का। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों, इन डी एस की अप्लीकेबिलिटी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? हम लोग रिवाइज करने जाएंगे इंडियस 40। फिर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे सर? सर इसके बाद 40 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर 40 के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे 41। सर 41 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? 41 के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे सर इंडियस 23। 23 के बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर इंडियस 2, इन्वेंट्री। सर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे? सर इंडियस 10, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। सर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे? इंडियस 8। सर आपका ये कौन सा है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। याद है? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पॉलिसीज, ये सारी चीजें उसमें है। फिर इसके बाद क्या रिवाइज करेंगे सर? प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, दैट इज इंडिया 37। ये 8 इंडियस मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज कराने जा रहा हूँ। मैं इसकी हर छोटी छोटी वीडियो को कट भी कर दूंगा, अगर बच्चों को छोटी छोटी वीडियो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं अपना पॉइंट्स आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इंडियाज 40। मैं आपको साथ में बच्चों दिखाते भी चलूंगा कि देखो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। कुछ अगर भूल गया तो उसी दौरान मैं जब उसको रिकॉल करूंगा तो आप उस समय देख लेना। देखो, सबसे पहले इंडियाज की एप्लीकेबिलिटी। तो बच्चों ध्यान से देखो, इंडियस की एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर इंडियस क्यों आया। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा कि इसका वाई, अगर आपका वाई क्लियर है, उस चीज के पीछे क्या कारण है, अगर आपका ये क्लियर है तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो सर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर एएस तो चल ही रहा था, तो इंडियस क्यों आया? तो बच्चों एएस घरेलू तौर पे चल रहा था। इंडियस जो ऐसी चीज है जो आईएफआरएस से आई है, जो आईएएस से आई है। अभी क्या है इससे, जैसे फॉरेन की कोई कंपनी है और फॉरेन का कोई इन्वेस्टर है, तो उसको तो हमारी एएस समझ में नहीं आएगी, उसको तो अपना उसको अपना आईएफआरएस आईएएस समझ में आएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो अगर इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको भी बैलेंस शीट समझने के लिए वही सेम पॉलिसी प्रिंसिपल होनी चाहिए। इसलिए हमारी इंडियस आई कि भाई आपको कुछ कुछ कंपनी को इंडियस लगाना है। जैसे जैसे कंपनी के साथ साथ मैंने आपको बताया 4 लोगों पे इंडियस लगता है। सबसे पहला सर आपकी, सर कंपनीज पे लगेगा, सर नॉन बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, सर बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, सर इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। सो ठीक है सर, जो जो हमारी और इसके अलावा जैसे बच गई, जैसे सर पार्टनरशिप फर्म हो गई, सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नहीं सॉरी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, और भी जो कंपनीज के अदर देन जो भी सोल बॉडीज है, प्रोप्राइटरशिप हो गई, ये सारी अपना एएस रूल 2006 लगाएंगे। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं कि इंडियस कब आया। सर सबसे पहले इंडियस आया 1 अप्रैल 2015 में, कि वॉलंटरी बेसिस। पहले बोला गया कि चलो तुम्हारा मन है लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। वॉलंटरी बेसिस पे लगाया गया कि मतलब आप जिसको लगाना चाहिए, जिसको लगाना है वो लगा ले। वॉलंटरी 1 अप्रैल 2015 में। लेकिन ये बोला गया कि कंपैरेटिवली पर्पस के लिए बनाना होगा, मतलब अगर आप 15-16 का बना रहे हो तो 14-15 का भी बनाना होगा। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2016 में ये आया कि नहीं नहीं, हम वॉलेंट्री तो छोड़ दो, हम मैंडेटरी करेंगे, मतलब आपको लगाना ही लगाना है। तो किन कंपनी को लगाना है? तो मैंने आपको बताया था कि बस आप ये याद रखो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 500 करोड़ और अबव अगर आपकी नेटवर्थ है, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ और अबव है तो सर आपको लगाना ही लगाना है। और जस्ट ऑफ द वर्क, जस्ट ऑफ द वर्क मतलब ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, अगर कोई भी एक ग्रुप की लगा रही हो तो आपको लगाना है। ओके सर। फिर आता है बच्चों, फिर मैंने आपको बताया अभी 1 अप्रैल 2015 में थे, फिर 1 अप्रैल 2016 में आए, फिर 1 अप्रैल 2017 में ये फेज आया। इस फेज में ये बोला गया कि लिस्टेड कंपनी हो और 500 करोड़ से नीचे हो तो भी लगाना है। तो इसका मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं भी अगर आपका लिस्टेड है तो आपको उसको इंडियस लगाना ही लगाना है। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है सर। तो इसी फेज में जब ये फेज आया कि भाई अगर आपके
500 करोड़ से नीचे है तो भी आपको लगाना ही लगाना है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि इंडिया लिस्टेड है तो मतलब कंपनी लिस्टेड है तो भी आपको लगाना ही लगाना है। फिर इसमें दूसरा ये रूल बोला गया कि जो भाई अनलिस्टेड कंपनियां हैं, और पहले तो सेकंड फेज में हम लोग क्या कर रहे थे, 500 करोड़ एंड अबव है तो उस पे लगा रहे थे, लेकिन दूसरे में थोड़ा रियायत दिया गया कि भाई चलो 250 करोड़ एंड अबव है, मतलब अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है तो आपको लगाना है, ठीक है। और जस्ट ऑफ द अबव, फिर इन दोनों को पॉइंट्स के बाद मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताए थे। उसका मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताया था, सुनियो, SUNIO। तो सर एस से, सर सबसे पहला एस से ये था कि अगर 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 कोई कंपनी एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है तो उसे इंड एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो लगा सकती है। सर एसएमई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे कुछ बड़े बड़े जो कंपनियां हैं लिस्टेड, तो वो एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनियां नहीं है, जो छोटी कंपनियां हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ा काम अच्छे कर रही हैं, तो उनके लिए एक उनका छोटा एसएमई स्टॉक एक्सचेंज लगेगा। जैसे कि एनएससी का है मेरे ख्याल से एनएससी इमर्ज स्टॉक एक्सचेंज करके है, वो छोटे छोटे लोगों के लिए है, छोटी छोटी कंपनियों के लिए है, मतलब 250 करोड़ नीचे की कंपनियों के लिए है, ठीक है सर। तो और बॉम्बे का भी बीएससी एसएमई करके है, ऐसे नाम है, तो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद फिर एस से ये हो गया, फिर यू से क्या था बच्चों? सर यू से क्या था सर? सर जो अनलिस्टेड कंपनी है वो अपना एएस रूल लगाएंगे 2006, ठीक है सर। यू से भी हो गया सर। एन से क्या था? सर एन से था नेटवर्क। नेटवर्क स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देखेंगे, मतलब सीएफएस का नहीं देखेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे, और लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन का आप देखेंगे, आपको लगाना है तो। सर SUNI, सर आई से क्या है? आई से सर इंडियन पेरेंट कंपनी वाला था। सर ये इसमें ये बोला गया है, अगर कोई आपकी इंडियन कंपनी है और वो पेरेंट कंपनी है, और बाहर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है मतलब फॉरेन में, तो आप तो सीएफएस बनाओगे। अगर इंडियन कंपनी पे आपकी लग रही है, मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको इंडियस लगाना है तो आपको सीएफएस तो लगाना ही पड़ेगा। बाहर आपकी जो कंपनी है तो वो वहां के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वहां की जो उसकी कंप्लायंस हो रही है वो वहां लगाएगी, सर सीएफएस लगानी है। अब जस्ट एक एग्जांपल उल्टा कर दो कि बाहर हमारी होल्डिंग है, यहाँ हमारी एसएफएस है, तो सर बिल्कुल सर एसएफएस अगर हमारी यहाँ पे कंप्लाई कर रही है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो सर हम उसमें लगाएंगे लगाएंगे सर। हो गया सर, ठीक है। SUNIO, सर ओ से क्या था? सर वंस अप्लाइड नेवर कैन बी एग्जेम्प्टेड, मतलब कि एक बार अगर ये लग गया तो दोबारा आप इसको हटा नहीं सकते। और जो भी हमारा ये स्टैंड मतलब नेटवर्क देखेंगे वो हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे चेक करेंगे। ओके सर। फिर अब हमारा आता है 1 अप्रैल 2018 में। 1 अप्रैल 2018 को क्या बोला गया कि अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो भी आपको इंडियस लगाना है। और इसमें ये बोला गया कि लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 500 करोड़ अबव हो तो आपको लगाना है, ठीक है सर। 1 अप्रैल 2019 में इसको लेकर रियायत दी गई। क्या रियायत दी गई कि भाई चलो तुम लिस्टेड हो तो लगाओ, लेकिन अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी हो, अनलिस्टेड एनबीएफसी हो तो 250 करोड़ एंड अबव, वही अनलिस्टेड के लिए जो 250 करोड़ एंड अबव रखा गया है वही एनबीएफसी के लिए भी रखा गया। और बाकी सारे पॉइंट जो भी अभी मैंने आपको सुनियो बताया वो एनबीएफसी के लिए भी सेम। बस इसमें एक पॉइंट ये है कि ये वॉलंटरी नहीं लगा सकते सर। इसका रीजन क्या है एनबीएफसी क्यों वॉलंटरी नहीं लगा सकते? क्योंकि बच्चों कंपैरिजन में दिक्कत आ जाएगा। कोई अपने मन से इंडेक्स लगा रहा है, कोई अपने मन से नॉर्मल एएस रूल चल रहा है, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर इसके बाद क्या आया 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एनबीएफसी को जो सेकंड रियायत दी गई कि 250 करोड़ अबव हो अनलिस्टेड कंपनी तो आप लगाओ। लिस्टेड कंपनी को जड़ लिया गया कि भाई 500 करोड़ नीचे भी हो तो भी लगाना है आपको। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2018 को ही एक साथ में बैंकिंग कंपनी पे भी आया कि सर बैंकिंग कंपनी पे आपको इंडियस लगाना ही लगाना है। इसमें कुछ लोगों को छोड़ा गया, जैसे कैसे रीजनल रूरल बैंक को छोड़ा गया और कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ा गया। सर इन दोनों बैंकों को क्यों छोड़ा गया? सर बिल्कुल वाई वाई जरूर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, रीजनल बैंक को इसलिए छोड़ा गया। अब जैसे मान लो जैसे हम लोग वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भाई यहाँ पे कुछ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है, अब बाहर का बैठा हुआ जो जॉन है, या मान लो मरिया है, या कोई भी जो भी है, अब वो यहाँ की किसी ग्रामीण बैंक में तो इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं ना, यहाँ कब उसको ग्रामीण बैंक की बैलेंस शीट तो नहीं ना देखनी होगी, तो इसीलिए इनको छोड़ा गया है। और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेम एज एग्जांपल वही कि कोऑपरेटिव बैंक तो छोटे छोटे लोगों मेंबर्स के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो इसलिए इन लोगों को अलग रखा गया है। फिर 1 अप्रैल 2019 में इंश्योरेंस कंपनी को भी बोला गया कि भाई आपको इंडियस लगाना है। फिर उसके बाद ये आया कि बर सर बार बार नेटवर्थ का कैलकुलेशन बोल रहे हो, नेटवर्थ 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 निकालते कैसे? तो सर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। पेड अप शेयर कैपिटल ले लो, ऑल रिजर्व एक्सेप्ट रिवोल्यूशन रिजर्व छोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जोड़ दो, और सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस घटा दो, पीएनएल घटा दो, और कोई अगर डिफर्ड एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा। तो सर यहाँ पे हमारा इंडियस अप्लीकेबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे इसको एक सेव कर देते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से सेव हो जाना चाहिए बच्चों। 1 मिनट मैं देख लूँ यार, क्योंकि बहुत दिक्कत है फिर। हो गया। ठीक है, तो चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक बार चेक कर लूँ क्या मैं। हम्म एक बार चेक कर लूँ। चलो आ जाओ, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्योंकि यार बहुत दुख हो जाता है फिर मुझे जब होता नहीं है तो। जी सर, दो दो बार हो गया सर। ओके सर, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है सर, वो सेव भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ठीक से आ रहा हूँ ना, तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो। सर इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है सर? बच्चों देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंट। देखो मेरे साथ मेरी ये जो वीडियो है, ये नोट्स आप बोलोगे मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वीडियो आप बार बार सुनना, बार 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 बार, जितनी बार आप सुनोगे फिर उसके बाद आप जो खुद से रिकॉल करना, खुद से आप मेरी तरह बोलने लगोगे। अब जैसे इंडेक्स 40 है, देखो इंडिया फोर्टी सर क्या है? इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। इन्वेस्टर प्रॉपर्टी क्या होता है सर? लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस। मतलब कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने उसको रेंटल पर्पस के लिए रखा है तो भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर आपने उसको केवल कैपिटल एप्रिसिएशन, जमीन लेके छोड़ दिया, बिल्डिंग लेके छोड़ दिया है, तो भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जानते हो जमीन का भाव किस तरह से बढ़ रहा है? सर ठीक है, इंडिया 40 ये होता है सर। इसमें क्या क्या जाता है? मैंने आपको सीधा सा बताया था कि अगर कोई प्लॉट खाली है तो वो चला जाएगा इसमें, मतलब वो भी इसमें कवर हो जाएगा। सर खाली नहीं है, आप ये सोच के रखे हो कि आप इसको रेंट पे चढ़ाओगे, सर सोच के रखे हो तो भी वैल्यू तो बढ़ ही रही, कैपिटल अप्रिसिएशन हो ही रहा है, तो सर ये भी उसमें जाएगा। सर आपने दे दिया है, मतलब सोचा नहीं, आपने रेंट पे दे दिया है तो भी इंडिया 40। या अगर आपने अपने इंप्लॉय को रहने के लिए दिया हुआ है तो भी सर रेंट तो ले रहे हो ना। अगर रेंट नहीं भी ले रहे हो तो आप जो रेंटल एक्टिविटी तो कर रहे हो ना, तो सर ये उसमें जाएगा सर। क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन तो हो रहा है, तो रेंटल इनकम होना चाहिए और कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए। सर ठीक है, ये समझ में आ गया। सर क्या क्या नहीं जाता, तो देखो बच्चों, इंडिया 40 में क्या क्या नहीं जाता सर? सबसे पहले अगर कोई 16 में डील हो रहा है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो सर वो तो उसको अलग रखा जाएगा। सर 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप शायद नहीं पढ़े हुए नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। सर जो स्पेसिफिक कहीं इंडियस और कवर है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। जैसे 116 लीज हो गया, 105 हो गया नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हो गया, सर 16 हो गया, सर 2 हो गया, सर 115 हो गया, सर 116 हो गया, तो ये सारी एसेट्स यहाँ पे नहीं जाएंगे। सर हमने पढ़ लिया, देखो मेरी तरह रिवाइज करना। सर हमने पहले पढ़ा कि सर ये इंडेक्स 40 क्या होता है, फिर इसमें क्या जाता है, फिर क्या नहीं जाता है। अब क्या जाता है क्या नहीं जाता, तो मिक्स कॉन्सेप्ट, एक मिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर बच्चों 2 तल्ले की जमीन है, बिल्डिंग है, ऊपर वाला फ्लोर पे आप बिजनेस कर रहे हो, नीचे वाले फ्लोर पे अगर आप रेंट पे चढ़ाए हो, तो ऐसे आप क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों से सेपरेट, सेलेबल, एक्सचेंजेबल या रेंटेबल है, तीनों में से कोई भी अगर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, तो आप उसकी अकाउंटिंग अलग करोगे। मतलब बिल्डिंग की, मतलब ऊपर वाले फ्लोर की अलग अकाउंटिंग करो, ऊपर वाले फ्लोर पे अगर बिजनेस, नीचे वाले फ्लोर पे नॉर्मली लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इंडिया 16 लगा लो, और ऊपर वाले फ्लोर को अगर आपने सबसे ऊपर रेंट पे दिया हुआ है, मतलब उसके ऊपर रेंट पे दिया हुआ है, तो आप उसको इंडिया 40 लगा लो। सर अगर हम इसमें सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आप उसको पूरा बिजनेस ही लगाओगे, क्योंकि आप उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा सर आप ये कह रहे हो कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा तो हम वहाँ पे इंडिया 16 लगाएंगे, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही समझे हो। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी है क्या, मतलब 90% एरिया हम जो है बिजनेस कर रहे हैं, 10% एरिया हम रेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों यहाँ ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको देखना है कि सेपरेटली सेलेबल, एक्सचेंजेबल, रेंटेबल है, तो आपका 40 और 16 अलग अलग लगेगा, नहीं लगेगा तो 16 लग जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि सर अगर लीज अकाउंटिंग देखा जाए तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे इंडिया 40 में, तो देखो इंडिया 40 में लीज अकाउंटिंग को भी थोड़ा बहुत कवर किया गया है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दिया, तो ऑपरेटिंग लीज में पता है ना, जस्ट नॉर्मल रेंटल एक्टिविटी होता है। इसमें आपने किसी को भी क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया, कोई भी असर या कोई भी बिल्डिंग, तो इसमें ओनरशिप नहीं बदलती। ऑपरेटिंग लीज में जो एक्चुअल ओनर है वही एक्चुअल ओनर रहता है, तो वही, अब जो वो मालिक है वही ना अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, इंडिया 40 लगाएगा, क्योंकि उसे रेंटल एक्टिविटी मिल रही है।
है। सर अगर यही लीज फाइनेंस लीज होता तो फाइनेंस लीज में बच्चों डीम्ड ओनर हो जाता है, जो आपका एक्चुअल ओनर होता है वो बदल जाता है, डीम्ड ओनर लेसी हो जाता है। तो उस केस में लेसी क्या कर रहा है, अगर लेसी उस प्लेस पे जो वो उसने रेंट पे लिया हुआ है, अगर वो वहां पे बिजनेस कर रहा है तो इंडिया 16 लगाएगा, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है रेंट पे दे रहा है तो इंडिया 40 लगाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सीएफएस वाला पॉइंट बताया था कि सीएफएस और एसएफएस है तो क्या होगा। तो सर मैंने आपको इसमें ये बताया था कि बच्चों आपकी कोई पेरेंट कंपनी है ए और उसमें बी सी डी सब्सिडरी है, या हाँ बी सी डी सब्सिडरी है। सब्सिडरी ने किसी मतलब पेरेंट ने अगर किसी सब्सिडरी को पेरेंट ने किसी सब्सिडरी को रेंट पे दिया, ठीक है, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, तो तुम ये बताओ तो पेरेंट क्या लगाएगा। सर पेरेंट तो सब सीएफएस बनाएगा, अरे सीएफएस बनाएगा लेकिन एसएफएस भी तो अपना बनाएगा, तो पेरेंट तो अपना एसएफएस ही लगाएगा, लेकिन सीएफएस में सीएफ मतलब पेरेंट तो 40 ही लगाएगा। हाँ लेकिन एसएफएस में और सीएफएस में जब पूरा बनेगा तो सर वहां तो बिजनेस पर्पस हो गया, तो वहां पे इंडिया 16 लगेगा। सर अगर मान लो सब्सिडरी ने वही किसी असेट्स को बिल्डिंग को उसने किसी और बाहरी व्यक्ति को दे दिया, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इससे लेना देना नहीं है, वो उसने किसी बाहरी आदमी को दे दिया, तो सर सीएफएस में भी इंडिया 40 लगेगा। आप मुझे समझ रहे हो, अब मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर अगर वो ग्रुप में ही रहेगा तो सीएफएस में तो बिजनेस लगेगा और एसएफएस में 40 लगेगा, अगर वो रेंट पे एक दूसरे को दिए हैं तो। लेकिन अगर वो बाहर दे दिया तो एसएफएस में भी 40 लगेगा और सीएफएस में भी 40 लगेगा। ओके सर हम समझ गए। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो याद करने का तरीका कैसे है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। सर पहले इंडिया 40 क्या होता है, सर उसमें क्या जाता है क्या नहीं जाता है, क्या जाता है क्या नहीं जाता, मिक्स कॉन्सेप्ट। तो सर मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया, मिक्स से आपका एसएफएस सीएफएस भी हो गया, फिर आपका ऑपरेटिंग फाइनेंस भी हो गया, तो दो है दोनों। फिर इसके बाद सर्विसेज वाला पॉइंट है कि सर कुछ एंसिलरी सर्विसेज होते हैं जो आपको रेंटल एक्टिविटी में देने पड़ते हैं, तो क्या उससे उसका नेचर बदल जाएगा, नहीं सर। वो नॉर्मल सर्विसेज है सर, उससे आपका नेचर नहीं बदल जाएगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे मान लो बच्चों आपने कहीं किसी आपने कहीं बिल्डिंग मतलब 2-3 फ्लोर के आपने घर बनवा दिया, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, आप उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हो, तो यार वो तो देनी ही पड़ेगी ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस, उससे आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है, तो वो बिजनेस है, सॉरी वो 40 ही कहलाएगा। लेकिन अगर होटल बिजनेस में आ जाओ, वहां पे आप उनको रहने का खाने का सुविधा सब कुछ देते हो, तो वो सर वहाँ बिजनेस ही रहेगा, क्योंकि वो होटल बिजनेस इज अ बिजनेस एक्टिविटी नॉट अ इंडिया 40, वो उसको अलग रखा गया है। ओके सर। सर अब हमारी हो गई सीएफएस। अब सर अब हमें ये बता दीजिए कि सर इंडेस 40 और हमारा पीपीई एक दूसरे से कैसे अलग अलग होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सर इंडेस 40 जो होता है, मतलब 16 और 40 कैसे एक दूसरे से अलग है। तो मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों जो 40 है आपका इंडेस 40, वो जो असेट्स होता है वो आपका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब जैसे मान लो किसी बिजनेस है, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेके आप वहां पे ऑफिस डाले हुए हो, तो वो तो डिपेंडेंट है ना कि कोई एक्टिविटी होगी तब जाके होगा, और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग जो केवल रेंटल एक्टिविटी, वहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब वहां पे आपने किसी को रेंट पे दे दिया, वहां पे कोई कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सर इंडिया 40 में जो असर्स होती है वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करती है, और यही इसको 16 से अलग करता है। ओके सर। सर फिर और क्या पढ़े थे हम लोग, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों कि जैसे देखो सर्विसेज हो गया, फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। सर इंडियस 40 को कैसे, अरे इसका सिंपल था ना कि रिकॉर्डिंग ऐसे करना है, किसी भी असेट्स को इंडियस 40 कब मानेंगे सर, वो तो असेट्स ही है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग भी तो आपकी पीपीई है, लेकिन इसका उसका ट्रीटमेंट उसके यूज की वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो सर जो आइडेंटिफिकेशन का रूल है वही सेम, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, यही दो कंडीशन रखा गया है। और सर ये तो हो गया रिकॉग्निशन कब करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। सर मेजरमेंट कैसे, सिंपल है सर। सर बाई कैश खरीद लो, एक्सचेंज में खरीद लो, या डिफर्ड क्रेडिट पे लो, तीन तरीके से आप, या चौथा एक कंडीशन भी है फाइनेंस लीज करा लो, उसमें भी एज्यूम ओनर हो जाते हो आप, लेसी ओनर हो जाता है। तो सर बाई कैश में अगर आप खरीदोगे तो उसमें क्या होता है, सर परचेज प्राइस ले लो, है सर कोई ड्यूटी जिसकी क्रेडिट नहीं मिल रही वो ले लो, ब्रोकरेज ले लो, कमीशन ले लो, ट्रांजिट इंश्योरेंस ले लो, हाँ, और अगर कोई जो उसको लाने में जो भी खर्च लगे वो ले लो, तो सर ये हमारी उसमें चली जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, सर क्या नहीं जाएगा, सर एब नॉर्मल लॉस नहीं जाएगा, सर सेलिंग ओवरहेड नहीं जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं जाएगा, सर ये सारे खर्चे उसको रेडी टू यूज में नहीं है, मतलब यहाँ मतलब रेडी टू रेंट आप कह लो, मतलब रेडी टू यूज और रेडी टू रेंट जो भी, अगर आप कह रहे हो सर अगर हम आपको इतना बता रहे हैं कि रेडी टू यूज तो छोड़ ही दो, लैंड जमीन केवल आपने पड़ते का खरीद लिया, मतलब 20 एकड़ खरीद लिया, तो भी आपकी वो इंडियस 40 हो गई, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, अब उसमें इंडियस 40 लगाओगे। ओके सर मैं समझ गया। सर इसके बाद मैंने आपने बोला कि
एक्सचेंज ऑफ असेट्स के जरिए भी आप खरीद सकते हो। तो हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ असेट्स के जरिए भी आप असेट्स खरीद सकते हो। तो इसमें कैसे होता है सर, इसमें बहुत 3-4 नियम मैंने आपको बताया था, रूल्स बताया था। इसमें क्या, पहला रूल्स क्या था कि मान लो आप जो असेट्स दे रहे हो उसकी डब्ल्यूडीवी है 10,000, मतलब किसी असेट्स के बदले आप दूसरी असेट्स ले रहे हो। तो देखो मैंने इसमें ये बताया था कि बच्चों कैश का सेटलमेंट तभी होगा जब दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू आपके पास होगी, अदरवाइज कैश का सेटलमेंट नहीं होगा। सर अगर दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी तो लोग अपनी अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जैसे मेरे पास कोई असेट्स है, मेरी उसकी डब्ल्यू है मान लो 10,000 रुपए, और तुम्हारे पास कोई असेट्स है, तुम्हारे यहाँ डब्ल्यू उसकी है 20,000 रुपए, तो मैं अपने यहाँ तो वो उस असेट्स की वैल्यू, क्योंकि तुम्हारे असेट्स के बदले मैं अपनी 10,000 की वैल्यू को दे रहा हूँ, तो मैं नई असेट्स न्यू असेट्स डेबिट 10,000 पे करूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मतलब दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, तो लोग अपनी अपनी डब्ल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके सर। सर अगर किसी एक की फेयर मार्केट वैल्यू पता है तो क्या होगा? अरे जैसे मान लो मेरी कोई असेट्स है, उसकी डब्ल्यू है 1 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है उसकी 80,000, मतलब हो सकता है कम है। और किसी दूसरे की असेट्स हमें नहीं पता, क्योंकि उसको तो उससे मतलब नहीं है, हमको तो उससे मतलब नहीं है। हमारी असेट्स की वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमारी असेट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 80,000, नई असेट्स की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सर हम एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ 20,000 का हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे। पहले नए असेट्स की वैल्यू, असेट्स डेबिट कर दो, छोड़ दो कितने पे करना नहीं पता। पीएनएल डेबिट करोगे कितने से? 20,000 का तुम्हारा लॉस हुआ है, टू डब्ल्यू ऑफ द असेट्स, जो असेट्स गिवन अप 1 लाख रुपए, और 80,000 पे अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? सर अगर दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू पता है, जैसे मान लो, जैसे ये मान लेते हैं, जैसे सेम एग्जांपल, 1 लाख रुपए आपकी मान लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ अभी, क्या मैं पेन चलाऊं। जैसे मान लो कि आपकी असेट्स की डब्ल्यू 1 लाख रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए है, और जो असेट्स आप ले रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए है। समझो बात को, उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए है, आपकी मार्केट वैल्यू 80,000, डब्ल्यू 1 लाख, तो एंट्री क्या करोगे? सर सिंपल, इसकी एंट्री तो मैं करके ही दिखाऊंगा। सर असेट जो है, असेट्स रिसीव, जो असेट्स रिसीव हुआ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितना? 90,000, ये तो इतने पे ही जाएगी। सर सर जो असेट्स हमने दिया, असेट्स हमने डब्ल्यू दिया, इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी डब्ल्यू कितनी है? तो डब्ल्यू पे जाएगी 1 लाख। तो सर इसकी लॉस भी हुई है, हाँ सर पीएनएल हमारी हुई है, पीएनएल डेबिट करेंगे 10,000। सर ये 10,000 कैसे आया सर? 10,000 कह रहा हूँ, 20,000, 20,000 ना सर, 1 लाख माइनस 80,000। ओके सर, ओके सर। और सर यहाँ पे टू 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 कैश, क्योंकि दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू पता है, तो सर देखो कितने का कैश का सेटलमेंट होगा? 10,000 रुपए का कैश का सेटलमेंट होगा। ये ऐसे मैंने आपको एंट्री बताई थी। तो चलो आ जाओ, अब इसको छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफर्ड क्रेडिट पे अगर कोई असर्स आपने परचेस कर लिया, तो सर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असर्स आप डिफर्ड क्रेडिट परचेस करते हो, सर डिफर्ड क्रेडिट क्या होता है? अरे बच्चों, कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करना है, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको आप पीएनएल में डालोगे। मतलब जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतने पे ही असर्स रिकॉर्ड होगी, हर साल लोन में आप उसके इंटरेस्ट से जोड़ते जाओगे। सर फाइनेंस लीज में क्या होता है? फाइनेंस लीज में हम लोग 116 में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से प्यार से। फिर उसके बाद आता है कि सर आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी बता दीजिए। इनिशियल तो आपने बता दिया, फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में मैंने आपको बच्चों ये बोला था कि सर सेम टू सेम रिकॉर्ड होगा, बस आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या कॉस्ट रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेजर्ड, और इकोनॉमिक फ्लो, मतलब कैश फ्लो फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, एंड इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, याद करो बच्चों, कि अगर जैसे कोई पार्ट्स, मतलब जो है डी रिकॉग्नाइज करनी है, तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे कोई बड़ी असेट्स है, उसमें कोई छोटी यूनिट्स है, आप उसको डी रिकॉग्नाइज, उसकी लाइफ जो है 5 ही साल है, और पूरे असेट्स की लाइफ है 15 साल है, तो 5 साल में उसको डी रिकॉग्नाइज करो, और नए नए उसके बदले में जो पार्ट्स खरीदोगे उसको रिकॉग्नाइज कर दो, सिंपल। ठीक है सर, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट डेट पे आप कैसे वैल्यू करोगे। तो सर बैलेंस शीट डेट पे मैंने आपको बताया था कि सर 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 असेट्स आपकी जो भी वैल्यू होती है सर, ये कॉस्ट मॉडल पे होती है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की बढ़ाते ही जाओगे सर, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, तो इसीलिए बोला गया इंडेक्स 40 के जो भी एसेट्स है कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू होगा। मतलब सर मतलब आप कैरिंग वैल्यू लो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करो, सर एनी इंपेयरमेंट लॉस है तो आप बुक करो। सर इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? अरे अभी तो यूट्यूब पे लेक्चर डाला है बच्चों, जाके देख लो, कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन योर रिकवरेबल अमाउंट, तो आपका मतलब यार, आपके बुक्स में कोई असर है वो 1 लाख रुपए की है, और उसकी औकात जो है 90,000 रुपए की है।
तो सर इम्पेयरमेंट लॉस वो बुक करोगे। तो सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो सर हम उसका रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं बुक करेंगे, हम यहाँ पे बस उसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। तो ठीक है सर, हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू शो करना जरूरी है। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू को भी लेके मैंने आपको बताया था कि कंपटीटेड वैल्यूअर द्वारा होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट में दिखना चाहिए। नहीं दिखा रहे हो तो उसका रीजन बताओ कि कोई क्या मार्केट नहीं है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या नॉट यूज में है, तो ये कोई भी रीजन है आप उसको दिखाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि सर अगर इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करना है तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे। अरे मतलब कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है, उसका यूज में चेंज हो गया, अब उसमें आप बिजनेस कर रहे हो या उसके थोड़े पार्ट में बिजनेस कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों ट्रांसफर जब भी होगा कैरिंग अमाउंट पे होगा। जितने पे एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड है आपके बुक में, जो भी नेचर है उसका उस समय, उतने पे ही आप अगले इंडेस में लेके जाओ। फिर आप अगले इंडिया में जब ले गए तो उससे बैलेंस शीट डेट पे जब लेके जाना तो उस पे उसके हिसाब से चार्ज करना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई ऐसा आप 40 लगा रहे थे, अब उसमें आप बिजनेस करने लगे, आप पहले 40 लगा रहे थे तो उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, अब उसमें बिजनेस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी पे आप ट्रांसफर करोगे, तो सर 10 ही लाख पे ट्रांसफर करोगे। फिर आप जब बैलेंस शीट डेट पे जाओगे तो पीपीई का कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल जो भी आपको अपनाना है अपनाइए। तो सर यही मैंने आपको बताया था, चाहे 40 से 16 में जाओ, चाहे 16 से 40 में जाओ, चाहे 40 से 2 में जाओ, चाहे 2 से 40 में जाओ, इन्वेंट्री तो अगर आपको जैसे करना है आप वैसे करो, बस कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करना। फिर इसके बाद भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बच्चों असेट्स को अगर हम सेल कर देते हैं तो सिंपल है यार, करना क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट डेबिट करो, सॉरी 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 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स। और मैंने इसमें ये बताया था जो भी आपका डिफरेंस है वहां पे पीनल रिकॉर्ड करो। जैसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 1 लाख, आपने बेच दिया 1.5 लाख का, तो 50,000 प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। अगर आपने फाइनेंस लीज कर लिया तो फाइनेंस लीज में बताइए बच्चों कैसे अकाउंटिंग करना है, हम लोग 116 में आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडेक्स 40 में इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, वही प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट आपको सब निकालना होगा। तो सर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप इसको सेल कर सकते हो। सर या तो आप सेल कर दिए, या तो फाइनेंस लीज में आ गए, या तो इसमें यूज में ही छोड़ दिए। तो सर यहाँ पे आपका इंडेक्स 40 कंप्लीट हो गया। तो चलो आ जाओ, एक बार फिर से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओ पल पल जीना ठीक है। हाँ, मुझे देखना है, ठीक है, मैं एक बार पहले देख लूं, नहीं तो सेव हुआ नहीं हुआ क्या पता। हाँ 1 2 3 4 अभी जाके हुआ है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्टूडियो पे पहले आना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर से मुझे देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ओके मैं समझ गया, समझ गया सर, मैं पूरे अच्छी तरीके से समझ गया। तो सर यहाँ पे आपकी इंडेयस 40 रिवाइज हो गई। सर 40 रिवाइज हो गई, आओ जाओ देख लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। सर इंटर पर्पस, कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस, सर सर 41 नहीं जाता, 2 नहीं जाता, 106 नहीं जाता, 16, 105, 115। सर ये कैसे 116 से अलग है ये भी आपको बताया है मैंने। सर क्या क्या जाएगा ये भी बताया, 4 चीजें। सर मिक्स कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि सेपरेट सेलेबल एक्सचेंजेबल है, ठीक है। तो वो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे सर, ठीक है। तो सर नहीं होता तो सर आपको उतना, सर ग्रेटर देन लोअर देन नहीं होता। सर ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। फिर सी एफ एस एच एफ एस भी बता दिया, सर्विसेज भी बता दिया, इनिशियल रिकॉग्निशन भी बता दिया, हाँ फुल पेमेंट डिफर्ड एक्सचेंज क्रेडिट भी बता दिया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें नहीं जाएगा वो भी बताया गया, डिफर्ड पेमेंट भी बता दिया, एक्सचेंज ऑफ असेट्स भी आपको बता दिया। फिर उसके बाद सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी आपको बता दिया, ठीक है। और फिर डी रिकॉग्नाइज वाला भी आपको बता दिया। सर डे टू डे एक्सपेंसेस जो सेलिंग एडमिन जनरल ओवरहेड ये सब तो जाएगा ही नहीं ना बच्चों, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेजरमेंट भी आपको बता दिया कि कॉस्ट मॉडल पे चलता है। सर इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा, फेयर वैल्यू 113 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंपटीटेंट वैल्यूअर नॉट रिलायबली मेजर तो रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ट्रांसफर भी बता दिया, फिर आपको डिस्पोजल भी बता दिया। ये हम लोग का इंडेक्स 40 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर पार्ट ही है, एक कॉन्सेप्ट छूटा रह गया था, केवल ये वाला। तो सर देखो कोई अगर कंपनसेशन कभी कभी, जैसे कोई असर अगर आपकी लॉस हो जाती है, जल जाती है, तो उस केस में अगर कोई आपको कहीं से कंपनसेशन मिलना होता है, तो ये जब वर्चुअली सर्टेन हो जाए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, सर्टेन हो जाए तो ही आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। क्यों नहीं सर हम ऐसा, अरे क्यों नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसा, कैश बेसिस नहीं कह रहा हूं मैं, अक्रूवल बेसिस ही कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम सर्टेन हो जाए, सर्टेन हो जाए बिकम रिसीवेबल, तभी आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। तो सर हमारा इंडिया 40 यहाँ पे पूरा
रिवाइज हो गया सर, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, ठीक है, ध्यान रखना उसको। अब आ जाओ सर। सर सर इंडिया 23 रिवाइज करोगे पहले इंडिया 41 रिवाइज करो। आ जाओ इंडिया 23 रिवाइज करता हूँ। बहुत ही मस्त टॉपिक है, इतना मस्त टॉपिक है। देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है ना यार, नहीं तो क्या पता पूरा शूट भी कर लिया और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है बॉस, तो दिक्कत हो जाएगा। ओ पल पल जीना यार, जो है पहले कहाँ जाऊंगा मैं तो यार। सर आप तुरंत रिवाइज कराइए सर, ये सब मत करिए। अच्छा ठीक है बच्चों, करा रहा हूँ। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ। तो सर आ जाओ। सर आ जाओ। सर आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट। सर इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है सर, मुझे बता दीजिए। देखो बच्चों, इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था, बोरोइंग ये अरेंजमेंट ऑफ फंड है, और इसके संबंध में आपको इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट लगते हैं। ठीक है सर, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड। तो सर इसमें क्या क्या जाता है, हर चीज में क्या जाता है क्या नहीं जाता, तो इसमें क्या क्या जाता है सर? सर इसमें जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी सॉरी। सर इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इंटरेस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे सर? इसमें इंटरेस्ट एज पर लीज देखेंगे। लीज अकाउंटिंग में भी तो इंटरेस्ट होता है बच्चों, बिल्कुल होता है सर। मिनिमम लीज पेमेंट के बाद हर साल इंटरेस्ट उसमें चार्ज होता ही तो रहता है। फिर उसके बाद इसमें क्या देखेंगे सर? एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन फॉरेन बोरोइंग। तो सर एक्सचेंज डिफरेंसेस का भी क्या ट्रीटमेंट होगा, ये तीनों चीज इसमें देखेंगे। तो सर इसमें देख लिया हम लोगों ने क्या होता है, क्या जाता है और क्या नहीं जाता। अरे सर सिंपल है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा, और सर इन्वेंट्री प्रोड्यूस इन लार्ज पोर्शन ऑन रेगुलर बेसिस। याद आया कुछ? अगर इन्वेंट्री आप प्रोड्यूस कर रहे हो लार्ज प्रोपोर्शन में लेकिन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो सर यहाँ पे उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि सर सर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर असेट, बायोलॉजिकल असेट्स एक्सेप्ट बियरर प्लांट। मैंने बताया कि बियरर प्लांट जो है यहाँ पे कवर होंगे, एक्सेप्ट मतलब बायोलॉजिकल असेट यहाँ पे कवर नहीं होंगे एक्सेप्ट बियरर प्लांट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सर सर आ जाते हैं सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आप जब लोन कहीं से अरेंज करते हो तो आपको उसमें कमीशन देना पड़ जाता है, ब्रोकरेज देना पड़ जाता है, बैंक चार्जेस देना पड़ जाता है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ जाता है। जब आप लोन लेते हो, कभी लोन लो समझ में आएगा, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस होते हैं, बैंक का इंश्योरेंस होता है। तो इन सब चार्जेस की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपको पे करना है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, क्योंकि इन सब चार्जेस की वजह से नेट प्रोसीडिंग में कमी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको केवल बैंक लोन ही नहीं, अगर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कभी कभी प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उस केस में भी आपको अगर उस वैल्यू पे लाना है तो आपको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, जिससे आप हर साल चार्ज करो और लास्ट में पे करो। मतलब कोई लोन है 1 लाख रुपए, आप जैसे मान लो 12% से चार्ज किया तो 1,12,000, भले आप बैंक का एक्चुअल इंटरेस्ट दे रहे हो 10%, 10,000 रुपए, लेकिन 12% से ही चार्ज करोगे तब जाके वो अंत में खत्म होगा। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने पूरी टॉपिक देखी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद सर आता है, सर आपने बताया कि हम लीज अकाउंटिंग, तो लीज बच्चों 116 में पढ़ना। फिर मैंने आपको बताया कि सर अपना एक्सचेंज डिफरेंस। सर एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है? सर सर आप कहीं से जब फॉरेन बोरोइंग, आप किसी बोरोइंग कर रहे हो रिलेट टू क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर प्रोडक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोडक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट्स इज दैट एसेट विच गेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज। रेडी टू यूज होने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो हम ये मानेंगे वो क्वालिफाइंग एसेट्स होता है। सर सर हमें कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है सर? AS16 हमने पढ़ा है बोरिंग का, तो उसमें बोला गया 12 महीने, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ 11 महीने भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रॉपर उस पे क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग जजमेंट होना चाहिए कि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को माना जाएगा। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? अरे जैसे बच्चों सर बड़ी बड़ी पावर प्लांट फैसिलिटी हो गई। देखो कोई भी एसेट आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स हो सकती है जो खरीदते समय ही रेडी टू यूज ना हो। सर ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन विच गेट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी फॉर यूज। सर बाइक ले लिया वो तुरंत रेडी फॉर यूज है, सर कार ले लिया तुरंत रेडी फॉर यूज है, तो सर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए, ठीक है सर। तो हम थे वहां पे एक्सचेंज डिफरेंसेस में। तो सर अगर आपने कहीं से फॉरेन बोरिंग लिया हुआ है तो सर उसमें अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो आप क्यों
आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सर पहले आपको मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों फॉरेन में क्यों लोग बोरिंग करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से कम मिलता है इसलिए बोरो करते थे, लेकिन एक जगह फंस जाते हैं, कहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस फंस जाते हैं, क्योंकि उनको तो डॉलर में चाहिए। अगर मान लो आपने डॉलर में बोरो किया हुआ है तो रीपे भी तो डॉलर में ही करोगे, फिर आप पैसा यहाँ लेके आओगे तो आपको एक्सचेंज लॉस सहना पड़ेगा। तो यही बोला गया है कि बच्चों आप क्या करोगे, एक्सचेंज लॉस को कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई आप पहले एक्सचेंज लॉस निकालो। एक्सचेंज लॉस मतलब आप जैसे मान लो $10,000 आपने लिया, जब लिए थे तो 58 था, और जब लिए थे तो $1 के बदले 58 रुपए देना पड़ता है। जब दे रहे हो तो $1 के बदले 60 रुपए देना पड़ता है। तो $2 मतलब 2 पर डॉलर लॉस हुआ, तो यानी $10,000 लिया तो 20,000 का आपका नुकसान हुआ। तो इस 20,000 को आप मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हो? तो मैंने आपको ये बताया था कि उतना ही पैसा जिस दिन आपने लिया, $10,000 मल्टीप्लाई बाई 58, यानी कितना, सौ 5,80,000 रुपए अगर आप इंडिया में लिए होते तो आपका कितना इंटरेस्ट लगता, और आपने फॉरेन में लिया है तो आपका कितना इंटरेस्ट लग रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है यही नोशनल सेविंग, यही मैक्सिमम है जितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इससे ज्यादा पैरा 6 में अलाउ नहीं है। ठीक है सर। फिर इसके बाद मैंने आपको इसका रिवर्सल भी बताया था। रिवर्सल में ये बताया था बच्चों कि सर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स करने का मतलब जो आपने लॉस बुक किया है आप उसको कैपिटलाइज जो किया है आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो आगे चल के, अगर आपको फायदा हो जाता है। अरे यार एक्सचेंज रेट अगर गिर गया तो मजा आता तो कभी हुआ नहीं है बच्चों। ठीक है, हमेशा एक्सचेंज रेट बढ़ी रही है, थोड़ी बहुत बीच में चीजें होती हैं वो अलग बात है। तो ऐसा, तो ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया कि सर क्या क्या चीजें जाती हैं, और मतलब इंटरेस्ट पढ़ लिया, एक्सचेंज डिफरेंस पढ़ लिया। फिर इसके बाद आता है कि सर बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है। जनरल एंट्री मैंने आपको सिंपल बताया था कि सर बोरोइंग, सर अगर आप कैपिटल लोन अगर लिया है तो सर क्या एंट्री होगी, सर इंटरेस्ट डेबिट टू लोन। और सर दूसरी एंट्री सर असेट्स डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट, और कुछ है ही नहीं। मतलब या तो आपको कैपिटलाइज करना है या तो पीएनएल में डालना है। अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज, यानी कि मतलब क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आप उसको कैपिटलाइज करो, अदरवाइज कैपिटलाइज मत करो, पीएनएल में डालो। ओके सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सर इसके बाद आपने मुझे क्या बताया, याद करो, मुझे तो याद है, तुम्हें याद है कि नहीं याद है, चलो आप बताते रहो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कब कब पीरियड ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मतलब पीरियड क्या रहेगा, कैसे होगा, मतलब कमेंसमेंट कब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो सबसे पहले खर्च हो जाना चाहिए। बोरोइंग लेके रखे हो और इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो, ऐसा नहीं। मतलब आप कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स पे खर्च करो, खर्च होना चाहिए एक्चुअल में। दूसरा, इंटरेस्ट नॉमिनल नहीं होना चाहिए। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का, मतलब लोन से ज्यादा आप खर्च पे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लोन लिए हो 10 लाख का, खर्च कर रहे हो 15 लाख, तो 15 लाख पे कैपिटलाइज करोगे क्या? नहीं नहीं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, एक्टिव डेवलपमेंट शुरू हो जाना चाहिए, मतलब काम शुरू हो जाना चाहिए। खर्च कर दिए ठीक है वो नहीं मैटर, काम भी शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये 3 कंडीशन दी। सबसे पहला सर खर्च होना चाहिए, दूसरा काम भी होना चाहिए, और तीसरा नॉमिनल नहीं होना चाहिए, मतलब लोन से ज्यादा खर्च पे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि बच्चों अगर मान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको कहीं प्री पेमेंट प्रीमियम देना पड़ता है, कि मतलब कोई लोन आपने लिया और उसको आप अर्ली क्लोज कर रहे हो तो आप उसको क्लोजर का चार्ज दे रहे हो। तो सर या तो आप, या मान लो आप उसको शिफ्टिंग का चार्ज दे रहे हो, पहले आपने इतनी ईएमआई बनवाई थी फिर आपने दूसरी ईएमआई बनवाई, तो सर ये प्री पेमेंट है, ये सीधा आपका पीनल में जाएगा, इससे आपको बोरोइंग कॉस्ट कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ओके सर। सर इसके बाद अगर आपको जो है कोई आपको ग्रांट मिल जाती है, ठीक है, आप जो है तो आप क्या करोगे, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप रूरल एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, असेट्स लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको ग्रांट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो आप उस पोर्शन को लोन से कम कर दोगे। मतलब आपने 10 लाख का लोन लिया है, 2 लाख सब्सिडी मिल गई, तो अब आप 8 लाख पे ही केवल कैपिटलाइज करोगे। ओके सर, समझ गए। सर कभी कभी क्या होता है, एक तीसरा केस मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई असेट्स है, मतलब आपकी कोई, जैसे मान लो आपके पास क्रेन है, आप उस क्रेन को मतलब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, तो उस केस में जितनी असेट्स की मार्केट वैल्यू है आप उतना उसको भी खर्च मानोगे। मतलब 10 लाख है, आपने 5 लाख का कोई असेट ट्रांसफर कर दिया उस प्लेस पे, उस जगह को सौंप दिया, तो सर वो भी आपका खर्च माना जाएगा। ओके सर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खर्च, जैसे 10 लाख का लोन लिया, आपने केवल 8 लाख खर्च किया, 2 लाख बचा है, 2 लाख पे आपने इंटरेस्ट कमा लिया, 2 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो मतलब जितना आपने, कोई आपकी अगर नोशनल सेविंग हो गई, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है यार कि पार्किंग पार्किंग एरिया से आपको कमाई हो गई, तो सर अगर आपकी कोई ऐसे नोशनल सेविंग हो जाती है तो आप उस बोरोइंग कॉस्ट को पहले आप उसको वहां से माइनस करोगे। जैसे बोरोइंग कॉस्ट, मान लो इंटरेस्ट 10 लाख का लोन है, 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, अब उसमें से आपने 10,000 रुपए कमा लिए, तो 90,000 का ही केवल ट्रीटमेंट करोगे कि हम इसको कैपिटलाइज करें कि पीनल में डालें।
ओके सर। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि सर सस्पेंशन भी होता है। सर सस्पेंशन क्या होता है? सर सस्पेंशन ये होता है बच्चों, सस्पेंशन क्या होता है सर? सर सस्पेंशन ये होता है, सर नहीं याद आ, अरे मैं बता रहा हूँ ना यार। सर बोरोइंग कॉस्ट में सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि कब कब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे, रोक दोगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको सीधा सा ये मतलब बताया था कि अगर टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, तो आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करो। अब जैसे मान लो कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां बारिश हो गई और धुआंधार बारिश हो गई, अब उस बारिश में तो काम होगा नहीं, तो यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बारिश हुई, तो क्या उतने पीरियड को आप कैपिटलाइज नहीं करोगे? आप कहोगे कि नहीं नहीं इतने पीरियड कैपिटलाइज नहीं करना, नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चों। तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो भाई उसके वजह से काम रुक गया, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना। लेकिन मान लो कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कंट्रोल में थी, जैसे लेबर स्ट्राइक हो गया, तो बच्चों तो आप कैपिटलाइज होल्ड करोगे ही करोगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में था, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। तो सर अगर मान लो टेम्परेरी पीरियड है तो आप कैपिटलाइज करते रहो, टेम्परेरी पीरियड नहीं है तो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। ठीक है सर। फिर इसके बाद आया था सेसेशन। सेसेशन मतलब हम बंद करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो सर कैपिटलाइजेशन जब आपकी असर रेडी टू यूज हो जाए तो आप वहीं बंद कर दो। सर सेसेशन से ही हमने एक दूसरा पॉइंट भी आपको बताया था, सेसेशन इन पार्ट्स भी कभी कभी होता है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों मान लो आपकी कोई ए यूनिट है, बी यूनिट है, अगर ए यूनिट बी यूनिट है, दोनों में आप लोन का पैसा यूज कर रहे हो और दोनों आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स है, अगर कोई एक जल्दी बन गई और वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है मतलब बिना बी के बने वो यूज हो सकती है, तो आप इस पे आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर इन दोनों को चले चाहे वो पहले बन जाए लेकिन दोनों साथ ही यूज हो सकते हैं, तो जब तक दोनों मतलब ये बन भी गया तो भी जब तक ये नहीं बन गया तो तब तक हम इसको इस पे कैपिटलाइज करेंगे। मतलब डिपेंडेंट हो गई तो आप जो है कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हो, इंडिपेंडेंट आप कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। फिर सर और कुछ बताया था हमने? सर हमने सीजन पढ़ लिया। सर अच्छा, अरे यार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बाद एक सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो आपने एयर 16 में पढ़ा है, जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। सर जनरल बोरिंग क्या होता है? देखो स्पेसिफिक बोरिंग तो ये होता है कि कभी कभी आपने कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए ही उसी लिए ही लोन लिया है, तो सर उसकी तो आप सीधा कैपिटलाइज करोगे, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जनरल बोरिंग होता है। जनरल बोरिंग मतलब 3 4 बोरिंग आपने लिया है और कई सारे कामों के लिए लिया हुआ है। तो अगर मान लो 4 5 बोरिंग है, 3 4 बोरिंग है, तो आप क्या करोगे, सबका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे। सर एक आप जो है सब सारा मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरेस्ट लेंगे, टोटल बोरोइंग लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, और इसी रेट से हम जितना जितना खर्च होगा उससे मल्टीप्लाई करके अपना कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे। मजा आया? ठीक है। तो ये आपको ये हो गया ठीक है, जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर इसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था बच्चों? इसके बाद मैंने आपको दो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए थे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है तो क्या वो बोरोइंग कॉस्ट रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, या वो बोरोइंग कॉस्ट में आएगा? सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो जाती है। सर क्या बात कर रहे हैं, आपने शुरू में बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा। अरे नहीं जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड देते हैं वही होता है, लेकिन यहाँ रिडीमेबल का बात बोल दिया, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। जब हम लोग 109 पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ दैट प्रेफरेंस शेयर विच इज रिडीमेबल, इट इज अ लायबिलिटी। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि सीएफएस और एसएफएस वाला। तो सीएफएस और एसएफएस में मैं ये बताया था कि बच्चों देखो, केवल वही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता है जिसके पास खुद का लोन हो और खुद उसने खर्च किया हो, तभी। अब ऐसा नहीं कि होल्डिंग ने लोन लिया, सब्सिडरी ने खर्च किया। तो आप सीएफएस में करोगे लेकिन एसएफएस में तभी करोगे जब दोनों किसी एसएफएस का हो। तो यहाँ पे हमारा इंडिया 23 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आ जाओ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले अपनी रिकॉर्डिंग रोक दूं, नहीं तो अननेसेसरी इसकी जो है टाइमिंग बढ़ेगी। ठीक है, रोक दूं यहाँ पे। चलो, इंटर। हाँ, हो गया ना? पता नहीं यार, एक बार चेक कर लूं क्या? आ जाओ देख लेता हूँ। मैं देख लूं यार, मैं परेशान हो जाता हूँ, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। हम्म। हम्म। एक बार काउंट कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, शायद यही है। 5 हो चुके हैं, छठा अभी है करना है। ठीक है, चलो 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 सर 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 रुकना नहीं है सर, आज आप जो है आज आज आप मूड में आए ना सर? हाँ हाँ, मूड में आए हो, चलो आ जाओ। तो सर हमारा, आओ देख लेते हैं कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पल पल जीना। छठवे पे हैं हम लोग, याद रखना। थोड़ी बहुत हेल्प मेरी कर दोगे तो यार कुछ हो जाएगा तुम लोग का। हाँ सर, आप याद रखिए बोल रहे हो। तो सर, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, बोरोइंग ऑफ फंड, इंटरेस्ट, लीज, एक्सचेंज डिफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेंट्री प्रोड्यूस। देखो इन्वेंट्री वाला पॉइंट याद रखना। अगर इन्वेंट्री आप प्रोड्यूस कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो सर ये यहाँ पे कवर नहीं होगा। ये आप एस टू में जाके डील करिए, अभी हम एस टू ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सर इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। सर क्यों होता है ये भी बता दिया। लीज 116 में एक फॉरेन करेंसी बोरोइंग भी आपको बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिवर्सल होगा तो कैसे करेंगे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा तो कैसे करेंगे। असेट्स को आपने पहले चार्ज किया था, असेट्स को आप उल्टा करो। सर क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया सर, पावर जनरेटिंग फैसिलिटी, ठीक है, इन्वेंट्री वाला, ठीक है सर। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मतलब फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, मतलब स्पेसिफिक 12 महीना नहीं, 11 महीना भी कंसीडर हो सकता है। बोरिंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ठीक है। फिर बोरिंग कॉस्ट की इंट्रिया, बोरिंग कॉस्ट जो है पीनल में जाएगा तो एंट्री क्या होगा, कमेंट्स में कब कमेंट्स कर सकते हैं। फिर ग्रांट मिल गया, प्री पेमेंट आपने कर दिया, ट्रांसफर ऑफ असेट्स कर दिया, टेम्पररी इनकम। फिर उसके बाद सस्पेंशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेसेशन हो गया, है ना, कि कब, जिस दिन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब जिस दिन आपकी ऐसा गेट रेडी फॉर यूज हो गई वो हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये याद रखना, देखो मैंने इसको टिक भी किया है कि माइनर मॉडिफिकेशन या रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें पेंट करना बाकी, अबे बिना पेंट किए भी वो रेडी टू यूज हो सकता था, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच, जनरल बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिस्क्लोजर और इम्पोर्ट डिविडेंड और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हो गया सर। सर 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 अब हमारा कौन कौन सा हो गया सर, इंडिया एप्लीकेबिलिटी हो गया सर, इंडिया 40 हो गया सर, इंडिया 23 हो गया सर, इंडिया 41। सर इंडिया 41 क्या होता है सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडिया 41 सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सर एक बात बताओ, मैं ऐसे ऐसे, अच्छा चलो वो तो ट्रिम हो जाएगा। अभी मैं ये देख रहा था कि मैं उसको कट कर दिया वहां पे, फिर अभी इतना मैं इतना इसको पढ़ने लगा, फिर एग्रीकल्चर अभी शुरू किया तो कैसे वीडियो डालूंगा, तो चलो उधर का पार्ट मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है सर, इंडिया 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी को रिवाइज करना शुरू करते हैं। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है सर, भेड़ बकरी पालन सर, मछली पालन सर, गाय भैंस को पालन, गाय हमारी माता है सर। अच्छा, एक मैं इसके बारे में एक क्लास में आपको कुछ बताया था, याद है? चलो याद होगा, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैंने आपको बताया था सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर ये एक मैनेजमेंट होता है बाय द डिपार्टमेंट या बाय द गवर्निंग ऑफिसर, जो भी आपके बिजनेस में है, कि सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स होता है इनटू 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 एग्री इनटू बायोलॉजिकल एसेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, जैसे एडिशनल एनिमल, हाँ, और जैसे कि इसे क्या हो, फॉर सेल करने के लिए, या फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या इससे क्या हो कि आप उसको कोई नया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले, मतलब फल मिले, या उसमें और वृद्धि हो, या कोई नया आपको असर्ट्स मिले, जैसे जैसे आपको कोई नया बछड़ा मिल गया, बेबीज भी तो बॉर्न होते हैं, तो ये उसका प्रोसेस है सर। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है सर, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि सर प्रोक्रिएशन, सर प्रोडक्शन, सर डिटोराइजेशन, सर ग्रोथ, तो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल एसेट्स में होती है सर। बायोलॉजिकल एसेट यानी लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, यही दोनों चीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें से रिलेटेड जब कोई भी ये सारी चीजें इंक्रीमेंट होती है तो इसी को हमें यहाँ पे डील करना है सर। हार्वेस्टेड प्रोडक्ट भी आपने बोला, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, देखो बच्चों, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट वो होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आपको मालूम है सर, जो भी आपको एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस मिले, जैसे आपको भेड़ से आपको क्या मिल जाता है, आपको सिल्क मिल जाता है, ठीक है। और सर और मान लो कि भेड़ से बेबीज मिल गए, उनके बेबीज भी तो होंगे भाई, तो वो क्या होगा सर, वो आपका नया एग्रीकल्चर एसेट होगा, अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर ये हो गया, फिर इसके बाद ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब फिर आया था हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। सर हार्वेस्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखो बच्चों, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ये होता है, जैसे आम का आम का पेड़ है, तो आप जब आम टूट गया, अरे आम डिटैच हो गया पेड़ से, तो वो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट हो गया, वो डिटैच प्रोडक्ट हो गया,
तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आ जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो सर इंडिया 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर इसमें हमारा क्या क्या जाता है ये हमने देख लिया। बायोलॉजिकल एसेट, बियरर प्लांट्स, हाँ बियरर प्लांट्स भी यहाँ पे आता है बच्चों, बाहर हर जगह हम लोगों ने किया है ना कि बियरर प्लांट, तो बियरर प्लांट्स यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि बियरर प्लांट्स आपका इंडिया 16 में कवर होता है, बियरर प्लांट आपका इंडिया 23 में कवर होता है। बियरर प्लांट होता क्या है सर, बियरर प्लांट वो होता है जो सर खुद न कटे, जो फल दे 1 साल से ज्यादा रहे, जो खुद न टके। याद करो इंडिया 16 में मैंने आपको बताया था, अभी अभी आपको मैं इंडिया 16 रिवाइज कराऊंगा। ओके सर। तो सर ये सारी चीजें होती हैं, तो सर हम इसकी रिकॉर्ड कब करेंगे, सर हम कब रिकॉग्निशन करेंगे बुक में, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, और इसमें एक कंडीशन ये बताई थी आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल इस पे होना चाहिए, मतलब आपका कंट्रोल इस पे होना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम अदर यूज, मतलब किसी दूसरे को यूज करने से रोक पा रहे हो तभी ना आपका कंट्रोल है भाई। अभी गाय है टहल रही है तो भाई तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए ना, तभी तो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। सर अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई, कान उन लोग का यहाँ पे हो जाता है, नंबर नंबर लिखा जाते हैं, तो आपका कंट्रोल होना चाहिए तो जाके आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सर ठीक है, कब रिकॉर्ड करेंगे ये पता चलेगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर मैंने आपको बताया था, याद करो, याद करो, याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो है मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। याद आया सर, याद आया कि नहीं आया सर, ये मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है सर। कॉ एक्सपेंसेस ऑन परचेज और एक्सपेंसेस ऑन सेल क्या होता है, ये दोनों आपका पीएनएल में जाता है। ओके सर हम समझ गए, सर आपको इसको फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है। ओके सर हम फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद आपने इनिशियल तो ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, सर सब्सिक्वेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बैलेंस शीट डेट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे भी आप फेयर मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे। सर सेलिंग एक्सपेंस, सर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस ही बोल रहा हूँ कि वो आप माइनस कर लोगे और उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। सर आप जो है ये सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर ले रहे हो तो वो जाएगा कहाँ, पीएनएल में जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ परचेज कहाँ जाएगा, मतलब एक्सपेंसेस ऑन परचेज अगर हो रहा है वो कहाँ जाएगा, वो भी पीएनएल में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, वो भी पीएनएल में जाएगा। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस वही रिकॉर्ड होगा। ओके सर, मतलब आप एनआरवी पे कहना चाह रहे हो, हाँ मैं एनआरवी कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है कि अगर मान लो बैलेंस शीट डेट पे प्राइस चेंज हो गया, तो मैंने आपको बताया था अरे यार मतलब फेयर मार्केट वैल्यू शुरू में 10,000 थी, अभी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है हमारी 15,000, तो इस 5,000 का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो मैंने आपको एकदम बेस्ट इसका एग्जांपल भी कराया था, याद आ रहा होगा आपको कि सर इसमें आपको क्या करना है, पहले आप टोटल चेंज निकालिए 5,000, फिर आप ये देखोगे कि वो जो बछड़ा था उस समय अगर मान लो वो 1 साल का था और आज 2 साल का हो गया, तो पहले सेम एज का आप निकालोगे कि सेम एज मतलब वही 1 साल का ही आज असेट्स की वैल्यू 1 साल वाली कितनी है, सेम एज का जो आएगा वो केवल आएगा क्या, प्राइस चेंज, और 2 साल वाले का जो चेंजेस आया, जो बैलेंस चेंजेस आएगा वो आ जाएगा आपका, वो क्या आएगा, एज चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितना प्राइस चेंज है कितना एज चेंज है, ठीक है। तो सर ये आपकी दोनों पीएनएल में जाएगी, लेकिन जो है रिकॉर्ड तो आपको करना होता है ना सर। ओके सर, सर और आप हमें बता दीजिए सर, सर हमारी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी हो गई, सर इसके बाद हमारी बैलेंस शीट डेट पर हो गई, सर इसके बाद कोई और भी तो खर्चे होते हैं सर, उनको मेंटेनेंस के भी तो खर्चे होते हैं, सर मेंटेनेंस के खर्चे हमारे सारे पीएनएल में ही जाएंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे पीएनएल में ही जाएंगे। तो सर अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं, तब आप किस पर रिकॉर्ड करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी यू हैव टू रिकॉर्ड। सर इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है मैं नहीं पढ़ा हूँ, अरे अभी पढ़ाया हूँ। cost is your carrying amount is, if your carrying amount is greater than your recoverable amount, then impairment loss is there, impairment loss है। ओके सर, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, अगर बायोलॉजिकल असेट्स आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब प्लांट को लेके मतलब अगर कोई आप बायोलॉजिकल असेट मतलब प्लांट को लेके आप बात कर रहे हो और उससे आपको क्या मिल रहा है, फल मिल गया, मतलब जैसे मान लो गाय है, अब गाय का तो बायोलॉजिकल एसेट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जितने भी रिकॉर्ड करना है, फेयर मार्केट वैल्यू मैंने सेलिंग एक्सपेंस ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो। गाय से आपको दूध मिलती है, तो सर वो आपकी पूरी इन्वेंट्री हो जाएगी, इन्वेंट्री, और वो आप पूरा उसको इनकम डील करोगे। तो सर जिस दिन इन्वेंट्री हुई, अब उसको कैसे डील करोगे, अब वो तो सर मतलब जिस दिन अब आपको दूध मिल गई, अब दूध की अकाउंटिंग कौन बताएगा सर, इंडियाज टू, क्योंकि वो डे टू डे सेल होता है। सर ठीक है, सर अगर हमें गाय से एक छोटी सी प्यारी सी जो होती है ना वो बछिया अगर मिल गई, एक बेबी जन्म हो गई गाय की, तो सर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सर उसको, वो तो गाय ही है तो उसको पे 41 ही लगेगा, लेकिन अगर दूध मिलती है तो वो तो आपका सीधा पीनल हो जाएगा और इसको सीधा आपकी डायरेक्ट आपकी इनकम दोनों होगी। ओके सर, फिर इसके बाद क्या हुआ था,
फिर मैंने आपको बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। ओके सर, और कुछ भूल रहा हूँ सर? नहीं, फिर मैंने आपको बताया था ग्रांट भी यहाँ पे कवर होता है। तो सर ग्रांट में क्या था? अरे बच्चों सिंपल था। ग्रांट में ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स है तो ग्रांट आपकी जो है यहीं पे रिकॉर्ड होगी। और यहीं पे कैसे रिकॉर्ड होगी? अगर कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद रिकॉर्ड होगी। कंडीशन नहीं है तो भाई तो भाई तो भाई तुरंत रिकॉर्ड होगी। मतलब भाई मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ, वो बोल रहा है कि 5 साल, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल हो गए। मतलब 5 साल तक आपको ये काम करना है इसीलिए ग्रांट दिया जा रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल रिकॉर्ड होगी। नहीं है तो भैया तुरंत रिकॉर्ड कर लो पीनल में। अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो सर हम सीधा उसको लेके जाएंगे इंडियस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वहीं पे अपना उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारी इंडियस 41 खत्म हो गई। तो चलो आ जाओ, अभी इसी में देख लेता हूँ, मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा तो नहीं है। चलो सर बायोलॉजिकल असेट्स, सर हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स, सेल कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है बायोलॉजिकल असेट बायोलॉजिकल, ठीक है ग्रोथ। ग्रोथ, सर ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब सर उसमें क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हो गया है। सर प्रोक्रिएशन क्या होता है? उसकी क्वालिटी में कुछ चेंजेस हो गया है। प्रोडक्शन मतलब बेबीज जन्म हो गए, उससे सिल्क मिल गए। या जैसे छोटे में रहते हैं तो दूध कम मिलता है, मतलब छोटे में तो मिलता ही नहीं है, फिर आगे चल के जो है मिलता है। या सिल्क, जैसे सिल्क जैसे भेड़ हो गए, शुरू में थोड़ी उसे सिल्क ज्यादा मिलते हैं, आगे बड़े होने पे ज्यादा मिलते हैं। तो यही सारी चीजें उसमें है। ठीक है, क्या क्या जाता है सर? बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल हार्वेस्ट, क्योंकि हार्वेस्ट के बाद तो वो तो इंडेक्स 2 लगेगा ना उस पे, मतलब कटने के बाद तो वो तो फल हो गया, आप उस पे इन्वेंट्री हो गई वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट। किस पे नहीं लगता? सर 16 पे नहीं लगेगा, 105 पे नहीं लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा, 115 पे नहीं लगेगा, 116 पे नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें इसमें बीयर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये सब सारी चीजें पे नहीं लगेगा। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच प्रोडक्ट होता है, ये सब बता दिया। 3 कंडीशन है, लीगल ओनरशिप, अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होना चाहिए, इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया, सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया। ठीक है, जो भी चेंजेस होगा वो आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज, वो जो मैं एज चेंज बता रहा था वही फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो भी बता दिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर कोई बछड़ा हो गया तो और मान लो आगे के खर्चे कैसे रिकॉर्ड होंगे। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर इंडिया 41 भी आपका पूरा हो गया। तो चलो आ जाओ अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रोक देते हैं, रुक जाना चाहिए। ठीक है चलो आ जाओ, देख लेता हूँ। अभी 6 कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ओके सर, अब देखने नहीं आऊंगा, यानी अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है सर, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। सर अब कौन सा इंडियाज कराएंगे? सर अब हमारी जो इंडेक्स आ रही है वो आ रही है हमारी इंडेक्स 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 2 आ रही है सर। इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री सर, ये तो हम बचपन में पढ़ते के आए हैं सर। अरे बचपन में पढ़ के आए हो तो रिवाइज रिवाइज भी तो कर लोगे ना। नहीं रिवाइज करोगे तो कैसे होगा बच्चों, तुम ही बताओ। पानी पी लूं मैं? पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है इंडेक्स 2 आपको कंटिन्यू कराता हूँ। सर इंडेक्स 2 इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री क्या होता है? जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अच्छे से, मतलब जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो अच्छे से जान रहे हैं कि इन्वेंटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपके नेट प्रॉफिट को। तो जितना मिस स्टेटमेंट होता है आप तो जान ही रहे हो इन्वेंटरी से कितना छेड़छाड़ होता है। और हम लोग हमेशा क्लॉज 35, 3CA, 3CD, 3CB, 3CD रिपोर्ट में डाल देते हैं क्या कि सर इन क्वांटिटी वाइज स्टॉक रिकॉर्ड नॉट मेंटेन बाय द एसएससी, स्टॉक इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, वी आर नॉट गिविंग any confirmation for the same because we have not provided any justification, any document, any evidences for the same। मतलब बच्चे जान रहे होंगे जो भी आर्टिकलशिप में होंगे। तो सर सिंपल सा डिसीजन ये है कि इंडेक्स, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करती है प्रॉफिट को। जितना आप इन्वेंट्री ज़्यादा दिखाओगे उतनी आपकी प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगी, जितना इन्वेंट्री कम दिखाओगे उतनी प्रॉफिट कम दिखने लगेगी। तो इसलिए ट्रू एंड फेयर पोजीशन को दिखाने के लिए इन्वेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सर इन्वेंट्री में अब क्या जाता है? इन्वेंट्री में सर बच्चों मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड होता है और कंज्यूमेबल होता है। सर RIP रॉ मटेरियल सुना है, WIP सुना है, फिनिश गुड भी सुना है। सर कंज्यूमेबल क्या होता है? तो बच्चों
कभी कभी कंज्यूमेबल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसमें कंज्यूम हो जाती है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, जैसे टूल्स, बहुत सारे नट बोल्ट, ये सारे कंज्यूमेबल आइटम्स हो जाते हैं। ओके सर, क्या क्या नहीं जाता? अरे बच्चों, इंडेक्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अलावा सर देखो, जैसे जो कहीं और स्पेसिफिकली डील किया गया वो यहाँ पे नहीं जाएगा, जैसे 105 हो गया और जैसे 16 हो गया। अभी पीपी तो जाएगा नहीं, ठीक है। और सर 105 हो गया, वो तो जाएगा ही नहीं। सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जाएगा नहीं। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल 105, 2, 16, 116, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं जाएंगे, भले वो आपके इन्वेंट्री के दायरे में रहे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स दिया गया है। तो सर ठीक है, हमारी इंडेक्स टू में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो हो गया। सर वैल्यूएशन कैसे होता है? तो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था कि सर कॉस्ट कैन बी रिलायबली, क्या हुआ? हाँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, तो इंडेक्स टू में इंडेक्स टू वैल्यूएशन कैसे होता है? सर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट एनआरवी विच एवर इज लोअर। सर एनआरवी क्या होता है? एनआरवी, एनआरवी तो सर हम नया सुन रहे हैं, सर हमको पता है, हाँ ठीक है। तो एनआरवी इज डिफरेंट देन फेयर मार्केट वैल्यू। सर एनआरवी और फेयर मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? तो सर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस होती है कि इतना मिलेगा, और एनआरवी आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, जो आपको नेट जो बचता है वो एनआरवी होती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू और एनआरवी में क्यों डिफरेंस होता है? इसका मैंने आपको कारण ये बताया था कि आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो चुकी है, या तो आपकी कमी एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस ज़्यादा है, या आपका ब्रोकरेज है, या आपका डिमांड कम है प्रोडक्ट का, तो आप ऐसा एनआरवी कम हो सकता है, ठीक है सर। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वेंट्री को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो सर इसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस हो गया, किसी को अब खरीदना है इन्वेंट्री को, तो जो परचेज प्राइस हो गया, खरीदने का खर्चा। फिर उसके बाद इसके बाद क्या था? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया था। डायरेक्ट मटेरियल में तो जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, और डायरेक्ट वेजेस में मैंने आपको मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। ओवरहेड में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड होता है और प्रोडक्शन फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड होता है। वेरिएबल ओवरहेड, अरे कॉस्ट पढ़ के आ रहे हो यार, इतना तो मैं उम्मीद रखूं कि वेरिएबल ओवरहेड आपको पता है, मतलब पर यूनिट में आपको कितना पर यूनिट खर्चा हो रहा है, तो वो चीजें हो गई। और ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब फिक्स है, ये आप मतलब कितना भी यूनिट बनाओ इतना लगेगा ही। तो इसमें मैंने आपको रिकवरी रेट बताया था। रिकवरी रेट कैसे निकलता है? सर आपको टोटल ओवरहेड लेना है, फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। सर ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इसको आपको अच्छे से बताया था, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं सर आपकी सीधा अदर कॉस्ट भी होती है। तो सर सबसे पहले अगर हम परचेज प्राइस लेते हैं तो सर हम क्या क्या उसमें जाएगा? सर परचेज प्राइस ले लो, फिर उसको ऐसी कोई सीधा चलो ना, किसी से आप माल अगर खरीद रहे हो तो उससे कितना पैसा उसको दे रहे हो वो ले लो। अगर कोई उस पर जीएसटी है जिसका क्रेडिट आपको मिल रहा है तो वो नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसे आईटीसी है मतलब अगर कोई टैक्स है जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला, मान लो आप जीएसटी में नहीं हो, तो सर आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो आप उसको भी रिकॉर्ड करो। परचेज प्राइस प्लस जीएसटी जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। सर सर लाने का खर्चा, ट्रांजिट, है ना, कैरीज इन वॉट। सर आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया, सर आपने ब्रोकरेज दे दिया, कमीशन दे दिया। सर आप उसको स्टोर कर रहे हो, अगर स्टोरेज उसका करना नेसेसरी है तो मतलब कभी कभी कोई आइटम ऐसे होते हैं जिसको आपको थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू आपकी आती है। तो सर स्टोरेज कॉस्ट इफ योर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस देन स्टोरेज कॉस्ट विल बी जाएगा, कॉस्ट में जाएगा। फिर इसके बाद आपका मैंने आपको बताया कि बोरोइंग कॉस्ट। सर बोरोइंग कॉस्ट अगर इंडिया 23 अलाउ करता है तो ही, इंडिया 23 कब अलाउ करता है? अभी मैंने आपको बताया कि सर इंडिया 23 आपको तब अलाउ करेगा जब आपकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस इन लार्ज प्रोपोर्शन बट नॉट ऑन रेपिटेटिव बेसिस। रेपिटेटिव बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो सर ठीक है, तो ये चीजें आ गई। और सर ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो वो क्या करेंगे? अरे बच्चों वो माइनस कर लेंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या क्या जाएगा क्या क्या नहीं जाएगा? सर मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं जाएगा, सेलिंग ओवरहेड नहीं जाएगा, एब नॉर्मल लॉस नहीं जाएगा, फ्यूचर ऑफ, और जो है कोई अगर आपका जैसे कि स्टार्टअप कॉस्ट, मतलब वो आपका क्या नाम है वो स्टार वो होता है ना कि जो जियो वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि शुरू करने में आपको जो है आपने कुछ जो है कहा कि फ्री में देंगे, फ्री में करेंगे, तो वो लॉस आपका कैपिटलाइज, मतलब वो लॉस आप उसमें नहीं जोड़ोगे। सर इसमें आपको एक और चीज मैंने बताया था, एब नॉर्मल लॉस भी आप नहीं जाएगा। सर तो क्या नॉर्मल लॉस जाएगा? हाँ, नॉर्मल लॉस हम नहीं सहते। जैसे मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था ऑयल वाला। जैसे आप 1000 लीटर तेल मंगवा रहे हो तो उसमें से 10 लीटर तो ऐसे ही नॉर्मल लॉस होगा, 10% तो नॉर्मल लॉस होता ही होता है। अब ऐसा कर लो, अब कोई अगर ऐसा कह रहा है कि बच्चों नहीं नहीं आपका 1000 लीटर से 100 लीटर तेल खत्म हो गया, तो भाई वो तो बिल्कुल एब नॉर्मल है, चोरी हो गया, आग लग गया, तो एब नॉर्मल चीज है, तो उसकी उसको आप पीनर में डालोगे। इसका मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल भी आपको रहा था, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लॉस से आप क्या करते हो कि रेट को उठा लेते हो। मतलब अगर जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आप 1000 रुपये पर लीटर तेल ले रहे हो, तो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से 1000 लीटर तेल लिया, 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से तो 1 लाख का हो गया। लेकिन आते समय आपका 90 हो गया, सॉरी 1000 से वो 990 हो गया। तो सर आप जो आपकी वैल्यू कितनी थी 1 लाख, तो आप 1 लाख ही रखो। तो अब रेट कितना हो गया? 1 लाख डिवाइड बाई, नहीं माई मिस्टेक सर,
आपने पहले क्या बोला कि 1000 लीटर तेल है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1 लाख का तेल था आपका, ठीक है सर। अब आपका तेल तो 1 ही लाख मानोगे, लेकिन अब डिवाइड कितने से करोगे सर, 990 से करोगे तो नया रेट आएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाई 990, तो सर आपका रेट आ जाएगा 101, मतलब रेट रिवाइज करोगे। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब बच्चों नॉर्मल लॉस में हम सहन नहीं करते, हमने कस्टमर से रेट ले लेते हैं, लेकिन एब नॉर्मल लॉस में आप ये कर दोगे तुम्हारा चोरी हो गया और तुम कस्टमर से रेट ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता। एब नॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, पीएनएल में डालोगे। ओके सर, नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया। फिर अब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या खर्चे जाते हैं, क्या क्या खर्चे नहीं जाते। नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया। फिर उसके बाद सीधा था, मैंने आपको सीधा था, मुझे जहां तक आ रहा है कि कॉस्ट और एनआरबी कॉस्ट की चीजें हो गई। अदर कॉस्ट में जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट हो गए वो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट तो हो ही गया, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड भी हो गया। अदर कॉस्ट में जो डायरेक्टली उससे एक्विजिशन से रिलेटेड खर्च हो गए वो उसमें जोड़े जाएंगे। फिर उसके बाद एनआरबी को लेकर बहुत सारे प्रश्न आए कि सर एनआरबी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड और कंज्यूमेबल सबके लिए एनआरबी अलग अलग होती है। सर रॉ मटेरियल के लिए क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब और कास्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। और यहाँ पे रॉ मटेरियल का एनआरबी कैसे निकलता है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सर डब्ल्यूआईपी के लिए कैसे निकलता है, डब्ल्यूआईपी के लिए मैंने बताया था बच्चों, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो एनआरबी कैसे निकलता है, यहाँ पे बस एक मार्केट प्राइस, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी आप माइनस कर लोगे। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल का वैल्यूएशन कैसे आया था। कंज्यूमेबल का वैल्यूएशन मैंने आपको बोला था कि बच्चों ये जिस फिनिश गुड में आपको यूज होने वाली है उसको देखते हुए आपको वैल्यू करना है। अगर फिनिश गुड आपकी कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है तो इसको सीधा कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। अगर फिनिश गुड अपने वैल्यूएशन रूल के हिसाब से एनआरबी पे वैल्यू हो रही है तो हम इसको भी वैल्यूएशन रूल लगा के एनआरबी पे वैल्यू करेंगे। ऐसा किस लिए था, अब इसके पीछे बोला लॉन्ग स्टोरी है, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। रीजन मैंने आपको ये बता दिया। फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होता है सर, कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर, सर मार्केट प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, यही हमारी फिनिश गुड की वैल्यूएशन थी। ओके सर, तो सर हमारी वैल्यूएशन हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बच्चों अगर आप डिफर्ड क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो तो आप करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अनवाइंडिंग कॉस्ट है उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। मतलब सर क्या होता है, सर जैसे आपने 1 लाख रुपए का परचेस किया, लेकिन आप अभी उसको 50,000 ही दे रहे हो, बाकी की आपने ईएमआई बनवा लिया, तो जो ईएमआई पोर्शन में जो आपकी इंटरेस्ट आएगा वो पीएनएल में जाएगा, वो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। ओके सर। सर कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर सर होता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे वी आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, अगर हम अपनी सर्विस दे रहे हो तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, सैलरी ऑफ द स्टाफ, हाँ, ये आपकी कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन, ये सारी लैपटॉप्स, ये सारा जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, या ऑडिट के लिए कोई आपने स्टाफ रखा है स्पेशली, कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने किसी को लेके गए, उसका डायरेक्ट कॉस्ट जो है, तो जो डायरेक्टली कॉस्ट होगा वही जाएगा। फिर आपका आया था एक ज्वाइंट कॉस्ट आया था, बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट वाला। तो मैंने आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है, आप जब कुछ बनाते हो तो उस बनाने के दौरान आपकी कुछ बाय प्रोडक्ट निकल जाती है। तो अगर बाय प्रोडक्ट आपका इमटेरियल है मतलब मटेरियल नहीं है, मटेरियल है तो बताता हूँ, अगर इमटेरियल है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, तो आप इसको क्या करो, सीधा उसकी कॉस्ट से माइनस कर लोगे, जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट से माइनस कर लोगे। और अगर बाय प्रोडक्ट मटेरियल है तो उसकी अकाउंटिंग जैसे आपकी बाय प्रोडक्ट की हो रही है तो वैसे होगी, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट की जैसे आपकी अकाउंटिंग होगी। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट कैसे होती है सर, ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब आउटकम आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब दो प्रोडक्ट आपके मिनिमम निकल रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जो कॉस्ट है अगर आपका सेपरेट आइडेंटिफिएबल है तो सेपरेट सेपरेट लगा दो, अगर सेपरेट आइडेंटिफिएबल नहीं है तो प्रोपोर्शनेट सेल्स वैल्यू पे आप जो है रिकॉर्ड करोगे, जो उसकी सेल प्राइस रहेगी हम उतना उस पर रिकॉर्ड करेंगे। सर ठीक है, ये हो गया हमारी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बच्चों कुछ कॉस्टिंग टेक्निक होती है। सर टेक्निक दो तरीके के एसेट्स के लिए होती है, एक जो इंटरचेंजेबल होते हैं, एक जो नॉट इंटरचेंजेबल। सर इंटरचेंजेबल नॉट इंटरचेंजेबल ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, पूरे क्लास ही यहीं कर लो तुम लोग, तो चलो ठीक है। इंटरचेंजेबल जैसे यार, जैसे मान लो कि लोहे की छड़ें जो होती हैं तो वो कई सारे लॉट्स में होती है, तो सर सब एक जैसी ही होती है, बस उसका क्या होता है, उसकी वजन अलग होती है, साइज अलग होता है, लेकिन वो इंटरचेंजेबल है। तो और सर कुछ एसेट्स ऐसी होती है जैसे सब इंटरचेंजेबल नहीं होती, जैसे अगर मान लो कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप एसी भी रखे हो, फ्रिज भी रखे हो, तो ये सारी अलग अलग एसेट्स है, आप इसकी अकाउंटिंग सेम तरीके से नहीं कर सकते। तो सर इस केस में कैसे करेंगे, सर जो इंटरचेंजेबल है इसका दो तरीके का मेथड होता है। कैसा, या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे फीफो एवरेज ये लगाना है वो लगा लो, या दूसरा दूसरा इसका मेथड क्या बताया था, आप जो है या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा लो, या तो आप वो जो रिटेल प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन माइनस करके वो मेथड लगा दो। मतलब जो रिटेल वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस लेते हो माइनस ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देते हो। सर हमारी अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो वो वहां पे स्पेसिफिक
अकाउंटिंग पॉलिसी वहां पे लगेगी, स्पेसिफिक रेट पॉलिसी लगेगी, उस हिसाब से आप उसको लगाओगे, स्पेसिफिक आप अपना बना के आप वहां लगा सकते हो, स्पेसिफिक रूल्स आप उसके लिए लगा सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे ये कॉस्टिंग टेक्निक भी होगी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, सॉरी, रिवर्सल भी होता है वैल्यूएशन लॉस, जैसे कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच ओवर इज लोअर, और लोअर पे अपने वैल्यू किया तो वैल्यूएशन लॉस हुआ ना, तो इस वैल्यूएशन लॉस को रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ सर, वैल्यूएशन लॉस को रिवर्स भी करते हैं, आप आगे जाके उसको उसकी कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया था, क्या बताया था, खत्म हो गया इंडेक्स टू आपका। चलो आ जाओ, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं। सर ऑब्जेक्टिव हो गया सर, डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड कंजप्शन हो गया सर, 109, 41, ठीक है, 106, 109, 115 ये सब नहीं जाएगा सर। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर ऐसे जाएगा सर। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने आपको बताया था, क्या क्या जाएगा ये बताया था, डायरेक्ट वेजेस, हम्म फैक्ट्री ओवरहेड अब रिकवरी रेट भी आपने आपको बता दिया, अदर कॉस्ट भी बता दिया जो डायरेक्ट रूप से रिलेटेड एक्विजिशन से होगा वो जाएगा। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज जब नेसेसरी हो तो ही, बोरिंग कॉस्ट अगर 23 अलाउ करेगा तो ही। ठीक है, और एब नॉर्मल लॉस भी आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, डब्ल्यूआईपी का कैसे एक, अच्छा डब्ल्यूआईपी भी मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमेबल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स यूनिट एक रह गया। कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स यूनिट में ये था बच्चों, अगर आपने जो है किसी से कितनी यूनिट आपने कॉन्ट्रैक्ट कर ली है कि भाई हम इसको 1000 यूनिट्स पे ही पर यूनिट पे आपको बेचेंगे, तो आप उस प्राइस से उसको कंपेयर करोगे। मतलब आप कॉस्ट अपनी ले लो और कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स प्राइस पर यूनिट अपनी ले लो, उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करोगे। मतलब कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स प्राइस पर यूनिट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, इतने पे आप वैल्यू करोगे। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्टिंग टेक्निक भी बता दिया, रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस भी बता दिया, और परचेज ऑफ क्रेडिट भी बता दिया, और बाय प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ आइटम बाय आइटम बेसिस भी करोगे, जैसे मैं आपको बताया था एग्जांपल भी करा था कि ए बी सी डी है तो अग्रीगेट नहीं, ए बी सी डी का अलग अलग आप वैल्यूएशन करोगे। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको अभी इंडेक्स 41 पढ़ाया, इंडेक्स 41 में जो रिवीजन कराया तो मैंने आपको बताया था कि पेड़ से अगर फल अलग हो गए, डिटैच हो गए, तो अब इस फल की अकाउंटिंग इंडेक्स 2 बताएगा आपको, तो बस वही था। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, मतलब वही नॉर्मली मार्केट वैल्यू एनआरवी पे ही, ये एनआरवी ही बोल रहा है ना बच्चों। ठीक है, चलो, तो सर आपका इंडेक्स 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, इसको भी यहाँ पे रोक देता हूँ मैं, देख लूँ। रुक गई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, आठवां चल रहा है। ओके सर, सर रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके बच्चों, सर अब कौन सा इंडेक्स रिवाइज कराएंगे, अरे आ जाओ ना यार, सब रिवाइज ऐसा कराऊंगा ना तुम लोग एकदम प्रसन्न मुद्रा में आ जाओगे सर। सर हमारी इंडेक्स 2 हो गई, अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं सर। अब हमें कितने रिवाइज करने हैं, 3 और इंडेक्स रिवाइज करने हैं, इंडेक्स 10 रिवाइज करना है। आ जाओ सर, इंडेक्स बहुत सिंपल है, अब ये तुरंत तुरंत हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे में ही आप जो है 8 इंडेक्स रिवाइज कर लो, 8 नहीं 7 इंडेक्स और एक इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी। चलो आ जाओ, प्रभु का नाम लो, शुरू करो। तो इन डेस्टाइन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, सर ये क्या होता है सर, सर हमें तो पता है सर, हमने एएस 4 पढ़ के आया है, कंटीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पढ़ के आए हो, अच्छा ठीक है। चलो, यहाँ पे उसका नाम इंडेस 10 रखा गया है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर इवेंट्स क्या होता है, सर इवेंट्स होता है, इवेंट्स क्या होता है सर, इवेंट्स वो होता है जो घटना आपकी हुई है, बस उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो सर वो इवेंट्स मतलब घटित तो हुई है, जानकारी नहीं है, मतलब वो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है। सर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है, सर रिपोर्टिंग डेट मतलब रिपोर्टिंग पीरियड, सर रिपोर्टिंग डेट बता नहीं रहे, रिपोर्टिंग पीरियड बता रहे हैं। देखो रिपोर्टिंग पीरियड इज लाइक कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर इज योर रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 1 अप्रैल से अगर शुरू कर रहे हो तो 31 मार्च तक आपका रिपोर्टिंग पीरियड है। रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च की डेट को क्या एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्या वो एग्जिस्ट करती थी, अगर कोई इवेंट उस दिन एग्जिस्ट करती है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, अदरवाइज वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ओके सर, तो ये हमारी चीजें थी। सर कंटिजेंसी और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बच्चों कंटिजेंसी क्या होता है, वो सर्टेन नहीं होता कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी चांसेस 50% से कम होती है, तब हम उसको कंटिजेंसी मानते हैं, कंटिजेंट मानते हैं। लेकिन अगर 50% से ज्यादा चांसेस है तो बच्चों हम उसको इवेंट मानते हैं और उसकी प्रोविजन हम रिकॉर्ड करते हैं।
तो सर ये कब पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पहले आपको होना चाहिए। जैसे लेट्स से एग्जांपल, आपने 1 अप्रैल से चालू किया, 31 मार्च को बंद किया, और मान लो आपकी 15 अगस्त को आपकी बैलेंस शीट साइन होती है, तो 31 मार्च से लेके 15 अगस्त तक आपका ये जो 45 दिन का पीरियड है, ये आपका माना जाएगा कि इसी के दौरान आपको देखना है कि क्या वो चीजें जानकारी में आई जो पहले 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, डोंट वरी, घबराओ मत, अभी सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सीबीटी फास्ट, ये सारी चीजें। सॉरी सॉरी। तो सर इसमें ये सारी चीजें हो गई। सर फिर मैंने आपको बताया था कि कौन अप्रूव करेगा। सर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो प्रोप्राइटर अप्रूव करेगा, पार्टनरशिप फर्म में सर आपका मेंबर्स जो पार्टनर्स है वो करेंगे। सर कंपनीज में जो आपका की मैनेजरियल पर्सनल होगा, जो आपका डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो अप्रूव करेगा। तो जो आपकी जो रेस्पेक्टिव यूनिट है उसका जो बंदा होगा वो करेगा, जैसे एचयूएफ में करता होता है, तो वो करेगा। ओके सर। फिर आपका इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों कब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब कब आपकी कोई इवेंट एडजस्टिंग इवेंट होगी ये आपको दिखाना पड़ेगा, और दूसरा क्या वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करती है। अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं है लेकिन वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करती है, तो सर सारी इवेंट आपकी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी गोइंग कंसर्न ही नहीं रहेगी, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कर रख के क्या करोगे? सर अगर कोई इवेंट मान लीजिए हमारी एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका डिस्क्लोजर यूजर के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी अगर बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो उसको ये जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई इवेंट है जो 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका डिस्क्लोजर मटेरियल है, चाहे वो न्यूमेरल मतलब नंबर्स को लेके कहो या फैक्ट्स को लेके कहो, तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसको नोट्स अकाउंट में दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों कि अगर वो मटेरियल नहीं भी, अगर मतलब वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं भी है अगर, लेकिन अगर उसका डिस्क्लोजर मटेरियल है तो आप इसको नोट्स अकाउंट में दिखा सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि बच्चों कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सीपीटी फास्ट एक जो एग्जाम्पल इसका मेमोरी टेक्निक बताया था, सी से चेक। चेक में क्या था कि आपको किसी ने चेक दिया और आपने 31 मार्च और 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त मान के चल रहा हूँ, 15 अगस्त के पहले आपने लगाया और वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है? तो बच्चों ये एडजस्टिंग इवेंट तब रहेगी जब 31 मार्च के पहले कभी वो चेक बाउंस हो चुका था, और 31 मार्च के बाद आपको ये पता चला कि वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सर वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट आपको प्रोविजन ऑन डेट डेटर बनाना ही चाहिए। सर चेक वाला हो गया। सर पी से क्या था? सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला, वही आपका दिवालिया हो गया। और चेक मतलब आपका चेक को लेकर ये था कि भाई आपका वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। सीपीटी सर थेफ्ट। थेफ्ट क्या? चोरी। चोरी से क्या मतलब है? अगर किसी बंदे ने पहले चोरी की थी और वो पकड़ा नहीं गया था, आपको बस इतना पता था कि चोरी हुई है, तो सर बाद में पकड़ में भी आ गया, बाद में पकड़ में भी आ गया, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं था 31 मार्च को कि चोरी हुई है नहीं हुई है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सर सीधा सा लॉजिक यहाँ है कि क्या वो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके सर, ठीक है सर। सीपीटी फिर एफ से बताता है फायर। तो सर फायर की, तो अगर मान लो 31 मार्च के बाद कोई फायर लग रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि धुआं उड़ रहा था 31 मार्च को, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो सर एडजस्टिंग इवेंट वो नहीं है सीपीटी फायर। लेकिन सर आग लगने से हमारी बहुत मटेरियल नुकसान हो गया, अरे तो सर दिखाओ ना नोट्स टू अकाउंट में, दिखाओ पैसे जल गए, मशीन जल गए, दिखाओ नोट्स टू अकाउंट में हमारा बिग लॉस हो गया, ऐसा वैसा। सर अमलगमेशन, एफ ए से क्या था? अमलगमेशन। अमलगमेशन में बच्चों किसी से कुछ खरीदने के लिए, मतलब या तो आप किसी यूनिट को एक्विजिशन कर रहे हो या कोई एसेट्स खरीद रहे हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, अगर उसका 31 मार्च के पहले ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपकी कोई अग्रीमेंट हो चुकी थी और बाद में आप जो है उसको खरीद रहे हो 15 अगस्त से पहले, तो क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई निगोशिएशन कुछ नहीं हुआ है, तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। सर फिर एस से क्या था? एस से था सूट फाइल। सूट फाइल क्या था सर? इसमें मैंने आपको ये बताया, सूट फाइल नहीं, सू फाइल। सू फाइल में क्या था कि बच्चों अगर मान लो आप किसी से केस लड़ रहे थे, आपके ऊपर किसी ने क्लेम ठोका हुआ था और 31 मार्च को इसकी जानकारी थी, तो अगर वो इवेंट एग्जिस्टिंग है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट रहेगी, आपको उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपकी कोई ऐसे नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, एकाएक आप पे कोई लीगल नोटिस आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहेगी। सर फिर क्या था? सेल ऑफ असेट्स हो गया, और सू फाइल। सेल ऑफ असेट्स वही, अगर निगोशिएशन हो रही थी, अग्रीमेंट हो रहा था, तो आप उसको देखोगे। ठीक है सर। अगर मान लीजिए कोई टैक्स रेट में चेंज हो गया जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो सर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सर आपकी कोई आग लग गई, चोरी हो गया, मतलब जो नहीं थे 31 मार्च को, तो सर वो आपके एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगी। तो मैंने आपको सीधा यही बताया कि आपको 31 मार्च को ये देखना है कि बच्चों क्या वो इवेंट एडजस्ट मतलब एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट है और नहीं है।
ठीक है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है। तो सर यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी को भी आप बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये कंटिजेंट लायबिलिटी मैं आपको प्रोविजन इंडियस 8 अभी जब पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा। तो सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है तो सारी चीजें आपकी एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी और बैलेंस शीट की सारी असेट्स आपकी रिलाइजेबल वैल्यू पे बनेगी और लायबिलिटी पेबल वैल्यू पे बनेंगे। ओके सर। सर डिविडेंड को लेकर भी आपने कुछ बताया था। डिविडेंड को लेकर मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि अगर डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में अनाउंस भी हो गया, मतलब एट द ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि शेयर होल्डर उसको क्या कर सकते हैं, मेंबर्स उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट में नहीं रखा गया। फिर इसके बाद क्या बताया था? कुछ और छूटा है क्या अपना? सर आपका मेंबर्स मीटिंग हो गया, डिविडेंड हो गया, शेयर होल्डर हो गया। सर नहीं, मुझे मेरे ख्याल से सारा हो गया है। तो इंडिया 10 हमारा कंप्लीट इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। ओ मैं क्या जीना तेरो दुरु दु 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 रु 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 रु। अगर भाई जैसे कि मटेरियल है तो डिस्क्लोजर आपको देना है। डिस्क्लोजर क्या दोगे कि भाई नेचर ऑफ द इवेंट कितना है, कितना लॉस होने वाला है, ये सब अमाउंट अमाउंट, डिविडेंड, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड और एरर अभी आपको बता ही दिया। हाँ, एक लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट था। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट क्या होता है कि बच्चों, जैसे मान लो आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट किया हुआ था कि भाई हम 10 साल बाद इसका पेमेंट करेंगे, और बीच में ही आप क्या कह रहे हैं, किसी उसका क्लॉज का डिफॉल्ट कर गए, तो वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी, भले ही आप उसके बाद अगले दिन कोई नया उससे टर्म्स एंड कंडीशन बनवा लो। मतलब अगर कोई आपने ब्रीच किया और आपको ये रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में पता चल गया, तो आप जो है उसको एडजस्टिंग इवेंट ही मानोगे, भले आप एक नया टर्म्स उसके साथ कर लो, उससे कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, उससे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान आपने कुछ भी अगर उसमें क्या किया, ब्रीच किया कोई भी टर्म्स का, तो वो एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी। मतलब 31 मार्च के पहले आपने क्या किया, कोई ब्रीच किया, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो या नहीं दे रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ा है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, तो भी अगर वो बोर्ड अप्रूवल से पहले हो रहा है, मतलब वो डेट ऑफ अप्रूवल से पहले हो रहा है, तो सर वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। बस बच्चों, हमारी जो है सारी पॉइंट्स इंडिया सेट की कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, इसको भी रोक देते हैं। अरे यार, माई मिस्टेक, गलती से हुआ है, माई मिस्टेक बच्चों। वो वीडियो जो है ना, मैं इंटर दाबना था और मैंने वहां पे उसको रोक दिया, इंडिया 10 पे इवन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या बोलूं मैं, चलो कोई बात नहीं। इंडिया 8 हो गया। अब हम लोग जो है अपना, अब मतलब इंडियस 10 हमारा हो गया इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब हम अपने आ रहे हैं इंडियस 8 पे। सर इंडियस 8 क्या होता है, आ जाओ अभी बता देता हूँ तुमको, इंडियस 8 क्या होता है। सर, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। सर ये क्या होता है? सर ये तो हम पढ़ के आए हैं, याद करो अपना AS5। हाँ तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। सर ये क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। सर अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मेथड्स, प्रिंसिपल। सर AS1 आपको बताता है, हाँ इंडियस 1 आपको बताता है। सर तो ये मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड्स होता है, प्रिंसिपल होता है, जो कि प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम आता है। ओके सर, ये हमारा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको क्या पढ़ना है? सर अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको ये पढ़ना है कि सर कब आप इसका सिलेक्शन करेंगे, कब आप इसका चेंज करेंगे। अच्छा सर, तो सर सिलेक्शन कैसे होता है? तो देखो, सिलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इवेंट ट्रांजैक्शन या आपका कंडीशन इवेंट ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक इंडेक्स दिया गया है, तो पहले आप उसको लगा लो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है सिलेक्शन करते समय क्या क्या चीजों ध्यान रखोगे? सबसे पहला, मोर रिलायबल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट कैसे? न्यूट्रल होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, प्रूडेंस को ध्यान में रखना चाहिए, और फैक्ट आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखना है वाइल सिलेक्टिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी को आप देखते समय मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टीमेट इन इन चीजों को लेके रहेगा।
ठीक है सर। हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब करेंगे, चेंज भी यहाँ पे पढ़ाया है। तो चेंज बच्चों इसीलिए केवल तीन कारणों की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस होता है। या तो कोई लॉ कह रहा है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, या तो कोई इंडेस कह रहा है, मतलब इंडेस के कॉम्प्लायंस के लिए, या तो कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ के लिए, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रू एंड फेयर और ज्यादा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, बेटर प्रेजेंटेशन होगा अगर हम ये इंडेस लगाएंगे तो, ये इस इंडेस के बदले इंडेस लगाएंगे तो ये तीन कारणों की वजह से आप चेंज कर सकते हो। और अगर चेंज करते हो तो उस केस में आप क्या करोगे सर, अगर हम चेंज करते हैं तो उस केस में सर हम क्या करेंगे सर, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी का अगर चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, अरे सर पहले आप जो है आप देखोगे कि पुरानी पॉलिसी से कितनी आ रही थी उसकी वैल्यू, नए पॉलिसी से कितना आ रहा है, आप उसका क्या इफेक्ट हो रहा है वो आप उसको यहाँ पे लगाओगे। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। याद रखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आप जो है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी चेंज करोगे, चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। ओके सर। सर सिलेक्शन हो गया, इसका चेंज हो गया, और इसका पहले मतलब ये हो गया कि क्यों चेंज करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, और इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके सर। फिर मैंने आपको बताया कि सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट इज जस्ट अ एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट टाइम। सर मतलब फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से इट इज जस्ट अ एस्टिमेट, मतलब जैसे मान लो कोई प्रोविजन है, प्रोविजन आपको 5% करना था, 6% अब कर रहे हो, तो वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि अभी हमारी डेटर की इतना पैसा मिल सकता है, इतना आपका बैड डेब्ट हो सकता है, तो उतना प्रोविजन बना लो। सर लाइफ असस की लाइफ आपको लग रही थी 5 साल चलेगी, अभी लग रहा है 6 साल चलेगी, जस्ट अ लाइफ। स्क्रैप वैल्यू जस्ट अ प्रोविजन, जस्ट अ एस्टिमेट। तो सर इसका इसीलिए जो भी चेंजेस होता है हम प्रोस्पेक्टिवली करते हैं सर, हम करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में इसका ट्रीटमेंट देंगे, बैक ईयर में आपको नहीं देंगे। ओके सर। फिर हो गया आपका एरर। एरर क्या होता है सर, एरर मैंने आपको बताया था कि कोई भी अर्थमेटिकल एरर या अदर क्लरिकल एरर हो सकता है, तो उसका चेंजेस आपको कैसे करेंगे सर, इसका चेंजेस भी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 बैलेंस शीट भी बन सकती है। 3 बैलेंस शीट सर क्यों, अगर गलती प्रीवियस ईयर की से पहले की है, अगर गलती प्रीवियस ईयर की पहले की है, करंट ईयर की नहीं है, प्रीवियस ईयर के पहले की है, तो सर आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर की जो असेट्स की पोजीशन है, लायबिलिटी की पोजीशन है, उसका ओपनिंग सही आना चाहिए। तो ओपनिंग तभी सही आएगा जब क्लोजिंग सही होगा, तो इसीलिए 3 बैलेंस शीट यहाँ पे बननी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे मान लो करंट ईयर है आपका 2024-25, प्रीवियस ईयर की है आपका 23-24, और गलती है 22-23 की, तो पहले 22-23 की ठीक करोगे तभी उसका क्लोजिंग वैल्यू सही आएगा 23-24 में, और फिर आप बनाओगे 24-25 का। बात समझ रहे हो मेरी, तो यहाँ पे 3 बैलेंस शीट, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस में केवल 2 साल की बैलेंस शीट कंपेरिजन पर्पज के लिए बनती है, लेकिन एरर अगर उससे पहले की है तो भाई ऐसा बनता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन हो गया, चेंज हो गया, एस्टिमेट्स हो गया, और एरर हो गया। और मैंने आपको कुछ इसमें बताया था नहीं, बस आपकी यही सारी चीजें थी इसमें। और देख लेते हैं और भी कुछ छूटा है तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, सिलेक्शन, एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन का मेथड, चेंजेस इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरबी। तो ये सर अकाउंटिंग पॉलिसी है सर। फीफो लगा रहे थे, वेटेड एवरेज लगा रहे हो, तो सर इट्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि ये आइटम को देखते हुए लगता है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करेंगे सर, अगर कहीं इंडियस है तो पहले उसके हिसाब से, अदरवाइज मोर रिलेबल और रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। और ये था बच्चों की कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, कभी आप 8 लगा रहे हो, कभी आप 10 लगा रहे हो, कभी आप 12 लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इंडियस का चेंजेस नहीं बोला, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस नहीं होना चाहिए। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब होगा, ठीक है। ठीक है, एक मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ 2 चीज बताया था कि बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब कब नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको इसमें ये बताया था कि अगर वो इवेंट ट्रांजैक्शन कंडीशन अलग थी, उस समय की कंडीशन अलग थी और आज की कंडीशन अलग है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मानेंगे। जैसे लेट्स से का एग्जांपल, आप जो आइटम डील करते थे पहले फीफो में डील करते थे, क्योंकि आप इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स यूज करते हो। अगर आप दूध को नहीं बेचोगे जो पहले आया है तो वो खराब हो जाएगा, तो वहां फीफो करते थे। अब यहाँ पे आइटम आपने चेंज कर दिया, अब जो आपने दूसरा आइटम डील कर रहे हो जो इंफीरियर नहीं है, तो वेटेड एवरेज लगा रहे हो, तो भाई इट्स वो उस समय की सिचुएशन अलग है, तो सर यहाँ पे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। या मान लेते हैं कि पिछला साल था ही नहीं, या मान लो असेट्स जल गया, मतलब हमारा रिकॉर्ड ही जल गया, पिछले साल का हम कर ही नहीं सकते, तो सर ठीक है, तो हम जो है आगे करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर ये हो गया
रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, एस्टिमेट्स हो गया, प्रोस्पेक्टिवली करेंगे, एरर्स हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मान लो गवर्नमेंट ने इशू किया लेकिन अभी वो इफेक्टिव नहीं है, तो सर अगर ऐसा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है जो आपने गवर्नमेंट ने इशू किया और वो इफेक्टिव नहीं है और आपने उसको नहीं लगाया, तो कम से कम उसका आप क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पड़ेगा, उसका आप नोट्स टू अकाउंट में उसका डिटेल दोगे। ओके सर, बस आपकी यहाँ पे इंडियस 8 भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो आ जाओ, इसको यहाँ पे कम से कम इसको तो अभी ध्यान से रोकूं, नहीं तो क्या पता यार जो है इसको भी मैं यहाँ पे वीडियो कट कर दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। उसको कट कर दिया, अब मैं उसे कैसे मर्ज कराऊंगा यही सोच रहा हूँ। तो सर अब आपका कौन सा बचा है सर? अब आपका बचा है इंडियस 37, इंडियस 37। हम लोग 16 भी पढ़ चुके हैं, 36 भी पढ़ चुके हैं, तो क्या ये भी रिवाइज कर देंगे? वो हम अगली वीडियो में करेंगे, इसमें अभी बस इतना ही रिवाइज करेंगे। तो आ जाओ, अभी देख लो हम लोगों ने कौन कौन से अभी तक पढ़ लिए, ये भी तो देख लो, देखना भी तो जरूरी है बच्चों, देख के सुकून मिलती है। ओ पल पल जीना में नो 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 नो। सर हमने इंडेस की अप्लीकेबिलिटी रिवाइज कर ली। अच्छा, वाह। सर हमने 40 रिवाइज कर लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर हमने 23 रिवाइज कर लिया, बोरोइंग कॉस्ट। सर हमने 41 रिवाइज कर लिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सर हमने हमने और क्या रिवाइज किया? 2 रिवाइज कर लिया, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री भी रिवाइज कर लिया। हाँ सर। सर हमने 10 रिवाइज कर लिया, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ओके सर, हमने 8 भी रिवाइज कर लिया। सर क्या था? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। सर हमने ये भी पढ़ लिया। सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन 37, प्रोविजन, कंटीजेंट असेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स। सर आपने इतने सारे इंडियस रिवाइज कर लिए? हाँ, केवल और केवल मात्र 1.5 घंटा में हमने इतने इंडियस रिवाइज कर लिया। तो बच्चों आपके लिए कुछ भी, बार बार मेरी बात सुनो, बार बार आप सुनना, तभी जो है आप कर पाओगे, तभी आपको भी मेरी तरह याद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है यार, तुम लोग इतने बहादुर हो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको याद नहीं होगा किसको याद होगा? चलो आ जाओ, इंडिया 37, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट। सर इंडिया 37 क्या हो? सर ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। हाँ हाँ, तुम सारे कुछ पढ़ के आ चुके हो, इंटर में बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा था। ओके सर। सर प्रोविजन क्या होता है सर? सर प्रोविजन होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, और क्या होता है? कंटीजेंट असेट्स होता है। तो सर इसमें आप हमें क्या पढ़ाने जा रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना प्रोविजन क्या होता है। तो देखो प्रोविजन क्या होता है बच्चों, जब कोई लायबिलिटी आपको लगने लगे कि भाई आपकी होने वाली है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? प्रोविजन बना लेते हो। तो प्रोविजन को लेके मैंने आपको सर सिंपल सा ये बताया था कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, ड्यू टू पास्ट इवेंट हो, और आउटफ्लो हो, रिलायबल एस्टिमेट हो, तो ये सारे कंडीशन जब आपके फुलफिल होंगे तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जैसे लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, लीगल में क्या था सर? जैसे कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं करोगे तो उसके लिए तो आपकी लायबिलिटी लगेगी, तो उसके लिए प्रोविजन बना के चलो। कोई कानूनी कार्यवाही आपकी हो गई तो उसके लिए प्रोविजन बना के चलो। सर प्रोविजन हम बना के चलेंगे जब हमारा लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी ड्यू टू पास्ट इवेंट के जो, फ्यूचर इवेंट के जो नहीं, पास्ट इवेंट मतलब भूत में आपने जो काम किया है पास्ट इवेंट में, पास्ट में, उसकी वजह से आपकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रही है जिससे आपका कुछ आउटफ्लो होगा। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट एंड रिलायबल, मतलब आउटफ्लो कुछ होना चाहिए, तो अगर हो रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनाएंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 50% से ज्यादा अगर आपकी कोई चांस है तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, यस। अगर 50% से कम चांस है तो वहां पे हम लोग क्या इसका रिकॉर्ड करेंगे? कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो हमारी 50% से कम है तो कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्या 5% से कम है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे? मतलब रिमोट चांस है नहीं, तो सर हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये केवल हमारा कहीं नहीं जाएगा। 5% से भी कम है तो हमारा
जो है नोट्स टू अकाउंट में केवल हम उसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं तो आपको पाँच मतलब 5 से 50% है तो आपका नोट्स टू अकाउंट में कंटिन्यू मतलब वो कंटीजेंट रखा जाएगा, 5% कम है तो वो तो कहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। ओके सर, आपकी हो गई प्रोविजन। फिर आती है आपकी प्रोविजन का यूज आप किसके लिए करोगे। सर प्रोविजन का यूज केवल और केवल जिस पर्पज के लिए बनाए उसी पर्पज के लिए आप यूज करेंगे। उसके अलावा किसी भी पर्पज अगर करते हो तो सर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको इंडियस 8 में जाना पड़ेगा कि सर अगर प्रोविजन में चेंजेस होता है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया से 8 प्रोस्पेक्टिव उसका रिवीजन करना पड़ेगा वैसे। फिर आपको ये आया कि सर आपको हर साल बैलेंस शीट डेट पे उसको मेजर करना पड़ेगा कि भाई क्या वो प्रोविजन एग्जिस्ट करती है ना, नहीं करती तो हम उसको रिवर्स करेंगे, वापस से लेके जाएंगे जैसे आपको एंट्री किए थे। और दूसरा अगर बढ़ रही है तो हम ज्यादा वैल्यू बुक करेंगे। तो प्रोविजन का हम लोग हर साल बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप प्रोविजन बनाओगे, हर बेस्ट सर्कमस्टेंसेस को देखोगे कि आपकी प्रोविजन कितने पे बननी चाहिए थी। एक्सटर्नल एविडेंस को ज्यादा महत्व दोगे क्योंकि आप तो कहोगे कि ज्यादा प्रोविजन नहीं बनाना है, प्रॉफिट हमें ज्यादा दिखाना है, तो एक्सटर्नल एविडेंस को आप ज्यादा महत्व दोगे। फिर उसके बाद क्या था कि बच्चों सर प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रोविजन का यूज हो गया, मेजरमेंट हो गया। सर कंटीजेंट लायबिलिटी के लेके क्या था, कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है, यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है कि मतलब हो सकता है। मतलब देखो बच्चों, अगर कोई ये सारे जैसे प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए आपको सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट और रिलायबल फ्लो भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी जाके आप प्रोविजन रिकॉर्ड करें। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आप उसका क्या कर सकते हो, कंटीजेंट लायबिलिटी बना के दिखा सकते हो। और कंटीजेंट लायबिलिटी तभी बनेगा जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जो लाइकली होने की चांसेस जो है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे होने की चांसेस कम है न होने से, होने की चांसेस ज्यादा नहीं है, मतलब 50% से कम है तो आप कंटीजेंट लायबिलिटी बना लो। 5 से कम है तो भाई नोट्स को अकाउंट में दिखा सकते हो अगर मटेरियल है तो, अदरवाइज दिखाओ ही मत। ओके सर। सर कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है, सर कंटीजेंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर 50% से ज्यादा होती है, मतलब 50% से ज्यादा होने की चांसेस है तो जाके आप कंटीजेंट एसेट्स बुक कर सकते हो। अगर सर 50% से भी कम है तो भैया इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, अगर डिस्क्लोजर मटेरियल है तो नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि बताओ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जर जो जहां पे मतलब इसको इंडिया 37 से बाहर रखा गया, क्यों, क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइडर और जो उसका कंज्यूमर है या तो इसने दोनों ने ही जो है इसमें काम नहीं किया है या दोनों ने ही सेम लेवल पे किया है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन शब्द कंटीजेंट के शब्द के आता ही नहीं है। फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया अगर रीस्ट्रक्चर अगर आप कर रहे हो योर बिजनेस यूनिट का, रीस्ट्रक्चर में क्या होता है सर, रीस्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी अपने यूनिट का रीस्ट्रक्चर कर रहे हो तो इसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन तभी बना सकते हो जब आपने इसका जो प्लान है, फॉर्मल प्लान अनाउंस कर दिया है उसको, जो इससे इफेक्ट हो गए और इसका कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, तो जाके आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि वनरस कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना होता है। सर वनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरफा, मतलब आपको उसमें बुक करना ही पड़ेगा, आपको इसमें लॉस होना ही होना है। तो इसमें कितने का लॉस बुक करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि अगर वो हम लोग नहीं करेंगे तो हमें कितने की पेनाल्टी लग रही है, और अगर हम जो इसको करते हैं तो हमारा कितने का लॉस हो रहा है, विच एवर इज लोअर आप उतने का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। बस हमारी इंडिया 37 यहाँ पे विराम ले लेती है। आज और देख लेते हैं कि हमने कुछ यहाँ पे छोड़ा है क्या, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया बच्चों। फिर प्रोविजन क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट्स होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए। ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चों। लीगल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पता है ना, जैसे लीगल तो लॉ हो गया, अपने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, हमारी हमारी करनी से लग रहा है कि भैया मैंने बोला है कि मैं 5% तुम्हें जो है डिस्काउंट दूंगा, तुम हमें इतने पैसे दे दोगे, तो भाई उसके लिए तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा आप अपने पास्ट इवेंट को देखते हुए, या तुम्हारे तुम्हारे एक्टिविटी से कुछ ऐसा लग रहा है तो ठीक है। सर होने की प्रोबेबिलिटी कम है ना होने से तो कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब लेस देन 50% चांस है तो कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। सर नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशन है तो सर प्रोबेबिलिटी विल डिटरमाइन, तो सर मतलब कई सारे हैं, कई सारे हो सकते हैं ना कि 10%, मतलब ऐसा हो सकता है कि 1,000 तक आएगा 10%, 2,000 तक आएगा 50%, 3,000 तक आएगा 40%, तो सर प्रोबेबिलिटी फैक्टर देख के हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
ओके सर, यूज जिसके लिए बना है उसके लिए, नहीं तो भाई जो डिफरेंस होगा वो इंडिया 8 में डील होगा। मेजरमेंट हर साल बैलेंस शीट डेट पे हम लोग रिव्यू करेंगे, बेस्ट एस्टीमेट। ठीक है, अगर नहीं है तो भैया हम क्या करेंगे भाई, उसको रिवर्स कर देंगे। और अगर मान लो लाइबिलिटी हो गई, मतलब प्रोविजन ये हो गया कि हाँ भैया आप लायबल है, तो उसके लिए लाइबिलिटी बुक कर लो, और क्या रिमूव कर देंगे। और उसकी लाइबिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी हट गई तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, जो भी बिल्स पेबल डेटर जो क्रेडिटर जो भी होना है। बेस्ट एस्टीमेट सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को देखते हुए हम लोग बनाएंगे बेस्ट एस्टीमेट एक्सपेंडिचर, जो भी आपको प्रोविजन बुक करना है, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बाहरी लोगों का भी आप लेंगे। ठीक है सर। सर ये भूलोगे सर, वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। वही आपको क्या करना है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आइटम है, तो भैया हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे, वही 10% 20%, अगर ऐसा है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, बेस्ट एस्टीमेट वाला भी ऑप्शन है कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि सर होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग जो मोर लाइकली होगा वो हम लोग देखेंगे सर। ठीक है ठीक है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन निकालेंगे। ओके सर, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट्स, तो सर करेंगे ही करेंगे सर, प्रोविजन को देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ये हमने नहीं बताया था, तो ये यहाँ पे मतलब पढ़ाया तो था, अभी रिवीजन में छूटा कि फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजन, ये तो आपको मालूम ही है सर। रीइंबर्समेंट, सर रीइंबर्समेंट देखो कभी कभी क्या होता है, रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट छूटा था। रीइंबर्समेंट क्या होता है कि जैसे मान लो एक लाइबिलिटी के लिए कई लोग जिम्मेवार हैं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चार पार्टनर हैं, चारों जिम्मेदार हैं, तो बाकी के तीन पार्ट, देखो पहले पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में फर्म की लायबिलिटी रहती है, और वो भी पार्टनर्स के ही देखते हुए। तो जैसे मान लो, जैसे पार्टनरशिप छोड़ दो, जैसे मान लो कई लोग अगर अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो लोग जिम्मेदार हैं, तो आपको हर मतलब अगर आप ए हो तो बी सी का आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर वो नहीं देगा तो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा बच्चों। नहीं, ये तो मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ये आपका रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट है। रीइंबर्समेंट मतलब कि भाई कभी कभी क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा होता है, वो अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो भी बताऊंगा। रीइंबर्समेंट में मुझे लगा कि वो ये बता रहा है कि जॉइंट कॉस्ट वाला बता रहा है, तो रीइंबर्समेंट क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ये होता है कि आपको आपको इतना प्रोविजन आपको देना पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे एसएफएस को लग रहा है सेपरेट एंटिटी को इतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे से कहीं मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसका नेट करके आप इसको निकाल प्रोविजन बुक कर सकते हो। जैसे 1 लाख का लग रहा है लेकिन 50,000 आपको मिल जाएगा, 60,000 आपको मिल जाएगा, तो केवल 40 का आप बुक करो, तो इतने का प्रोविजन। लेकिन ये तभी जब आपको वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा तो ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे। और जितने का, अब ऐसा नहीं कि 1 लाख का है, आपको 1,10,000 मिला तो आप 10,000 पे रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं, तो वो तो फायदा हो गया ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी को केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है ना होने से। ठीक है, और प्रोबेबल है। ठीक है, इज नॉट रिकॉग्नाइज केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है। 5% से भी कम है तो कहाँ दिखाओगे भाई, डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट में भी नहीं दिखाया जाएगा भाई, अगर मटेरियल नहीं है तो। ठीक है, आउटफ्लो पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबल है। ठीक है, नो रिलायबल मतलब अगर मान लो आउटफ्लो प्रोबेबल है लेकिन फिर भी रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे भाई। ठीक है सर, यहाँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट ऐसे 50% से ज्यादा है तो ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे भाई, वर्चुअली सर्टन हो जाएगा तो ही हम लोग को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं। तो देखो एक टेबुलर था, 95% से ज्यादा है तो प्रोविजन बनाएंगे, असेट बनाएंगे, तो कंटीजेंट असेट बात ही नहीं, सीधा असेट्स बना देंगे। सर 50% से ज्यादा है अप टू 95% तो प्रोविजन बनेगा ही, क्योंकि 50% से ज्यादा पे तो प्रोविजन बन ही जाता है। और कंटीजेंट असेट्स हो जाएगा तो ये नोट्स टू अकाउंट में चला जाएगा। अब 5 to 50% है तो सर ये तो केवल आपको कंटीजेंट लायबिलिटी जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में प्रोविजन नहीं बनेगा, और यहाँ पे तो डिस्क्लोज करना ही नहीं करना है, क्योंकि कंटीजेंट असेट 50% ज्यादा है तभी रिकॉर्ड होता है। 5% से कम है तो कोई डिस्क्लोजर नहीं। एडिशनल केसेस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस हो गया, वनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर आपका रीस्ट्रक्चर प्रोविजन, रीस्ट्रक्चर प्रोविजन भी आपका मैंने आपको बता दिया। सर आपका इंडिया 37 भी हो गया। चलो, अब मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना यार, क्योंकि हमने देखो कितने इंडियाज रिवाइज किए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया, इतने इंडियाज हमने रिवाइज कर लिए। सर वन, कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 टॉपिक आपने रिवाइज किए बच्चों। और मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटा में आपने रिवाइज किया है, ऐसे ही 24 25 मतलब 1.5 1.5 घंटे की 3 क्लास, मतलब बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो,
बहुत मन से पढ़ो और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टाटा।